Namaskar. Welcome to Cam Shiksha. Today I am going to discuss the JEE Advanced 2023 paper and this is the marking scheme for the section 1. जैसा कि आपको दिख रहा है, देखो सेक्शन 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस में आपके पास क्या होगा, चार ऑप्शंस होंगे ABCD, जिसमें 1 और मोर देन 1 मतलब एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने सब कुछ सही किया तो +4 मार्किंग होगा और पार्शियल मार्किंग के हिसाब से जैसे इसने दिखा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से पढ़ लेना कि पार्शियल मार्किंग के हिसाब से मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ नहीं किया तो 0 है, गलत किया तो -2 है। तो ये मार्किंग स्कीम मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Let's start with the questions. Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper. And this particular question is from the section called Ores and Metallurgy. तो Ores and Metallurgy वाले सेक्शन से है ये क्वेश्चन। टिपिकली थ्योरी है, अगर आपने सब थ्योरी पढ़ रखी है तो बस पढ़ोगे और टिक मार दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर पहली वाली थ्योरी पढ़ूं तो आपसे क्या कहता है रोस्टिंग ऑफ मेलेकाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। तो मेलेकाइट क्या है? मेलेकाइट आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो आपने क्या पढ़ा होगा, जैसे कॉपर कार्बोनेट के ग्रीन पीपीटी आते हैं। तो आपको सिखाते हैं ना कि कॉपर कार्बोनेट के जो ग्रीन पीपीटी आते हैं वो सिर्फ कॉपर कार्बोनेट नहीं होता है, वो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड ऐसा होता है। तो ये ग्रीन पीपीटी ऑफ कॉपर कार्बोनेट आपका ही कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आप मेलाकाइट। तो ये जो मेलाकाइट है ना, इसके बारे में ये आपसे कह रहा है कि मेलाकाइट को अगर स्ट्रांगली हीट करूं तो ऐसा करने से क्या आपका क्यूपराइट बनता है कि नहीं। तो ये टिपिकल सी रिएक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी अगर आप ओर्स एंड मेटलर्जी के चैप्टर पढ़ोगे किसी बुक से, तो आपको ये टिपिकल रिएक्शन पढ़ने को मिल जाती है। जब इसकी हीटिंग करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका अलग आ जाता है, पानी अलग आ जाएगा और CO2 अलग आ जाएगा। तो अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करूँ ना, और ये आपसे क्या कह रहा था क्यूपराइट, तो क्यूपराइट एक्चुअली में क्या होता है, क्यूपराइट तो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। ये जो क्यूपराइट इसने बोला ना, क्यूपराइट तो आपका क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, डायरेक्ट CU2O। ठीक है, ये होता है क्यूपराइट। जबकि हमारा क्या बना, हमारा तो बना क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये बना CuO बना। जबकि उसने ऑप्शन में हमें बोला था कि CU2O बनेगा। दैट्स वाई मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, BCD की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट ऑप्शन करें तो कैल्सिनेशन ऑफ द कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंकाइट। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये टिपिकल सा, ये भी एक टिपिकल रिएक्शन है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे जिंक कार्बोनेट लेके चलते हो, जिसको ये कैलामाइन बोलता है, लिख दूं क्या? इसको ये कैलामाइन बोलेगा। इसको कह रहा है कि इसको स्ट्रांगली हीट किया, तो ये तो टिपिकल सी रिएक्शन होती है, आपने बचपन में पढ़ा ही है। ज्यादातर आपके जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनको हीट करने में मेटल ऑक्साइड अलग हो जाता है, CO2 अलग आ जाता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड अलग हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम जिंकाइट बोलते हैं। तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन मेरे को करेक्ट लगता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन द फर्नेस टू रिमूव आयरन। तो देखो भाई, आयरन के आप जब एक्सट्रैक्शन सीखोगे ना, तो वहां आपको ये सब कहानी पढ़ने को मिलेगी कि अगर आप क्या करते हो, आपके पास मान लो कि कॉपर पायराइट आपके पास अगर है, कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2। इसको कह रहा है कि इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बैलेंस अपने आप करना, आप मैं बस इतना दिखा दे रहा हूँ, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे CU2O बनता है, साथ में आपका FeO बनता है और साथ में आपका क्या बनता है, SO2 अलग जाता है। ये जो FeO बनता है ना, इस FeO को अगर मैं क्या करता हूँ, SiO2 से ट्रीट करता हूँ, तो ऐसा करने से स्लैग बन जाएगा FeSiO3, आपका अलग आ जाता है। तो इस तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि जो आयरन है वो आपका रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ FeSiO3। तो फाइनली आप यहाँ पे एरो लगा के लिख सकते हो, स्लैग बन गया है, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। दैट्स ऑप्शन नंबर सी भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन भी आपका सिल्वर, जब आप सिल्वर के एक्सट्रैक्शन, सिल्वर का प्यूरिफिकेशन देखोगे, वहां आपको ये पढ़ने को मिलेगा, आपको मिलेगा कि अगर आप सिल्वर पकड़ते हो, इम्प्योर सिल्वर, इसको इम्प्योर लिख लेना। अगर आप इम्प्योर सिल्वर पकड़ते हो तो उसको अगर आप KCN से ट्रीट करते हो, पानी से ट्रीट करते हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हो, तो ऐसा करने से कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो दिखने में कैसा दिखता है, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस होता था टॉलेंस रिएजेंट, उस तरह से। उससे याद रखना आप, जैसे आपको टॉलेंस याद है ना, AgNH3 होल ट्वाइस, उसी तरह से आज के बाद इसको याद रखना, AgCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन जाता है। अब ये जो AgCN होल ट्वाइस है ना, इसको अगर मैं जिंक की प्रेजेंस में और हीट कर देता हूँ, तो जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और वो यहाँ से फिर से एलिमेंटल सिल्वर को यहाँ पे सेपरेट आउट कर देता है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से फिर से आपका Ag अलग हो जाएगा, बाकी इसका अलग से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो मैंने जिंक का कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, ZnCN होल 4। ये आपका जिंक का अलग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मेन फोकस पॉइंट इज दिस थिंग कि आपने इम्प्योर Ag से शुरू किया था, बट आफ्टर दिस रिएक्शन पूरा होने के बाद यहाँ से जो Ag बनता है, दैट इज योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Ag। तो एक तरह से देखा जाए तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ Ag को अगर आप KCN के प्रेजेंस में हीट करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बाय द रिडक्शन विद द जिंक सल्फाइड,
मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसा करने से आपको प्योर सिल्वर आपको एक्सट्रैक्ट हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ओनली। दैट्स व्हाई बी, सी, डी। Namaskar. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this question is from the section called कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव कह लो, क्योंकि एसिड क्लोराइड की रिएक्शन है, या फिर कह सकते हो कीटोन एल्डिहाइड की भी रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो एक तरह से मिक्सचर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फैमिली जो आप पढ़ते हो ना, जहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एल्डिहाइड, उसके डेरिवेटिव ये सब पढ़ते हो, वहां का आप क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो ये टिपिकल सी रिएक्शन देखना, टिपिकल सी रिएक्शन है, ये सब आपको बड़ा फेमस रिएक्शन है। देखो क्या क्या रिएक्शन आपको पता है, इनमें से देखना। जैसे सबसे पहला रिएक्शन बोलूं तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अगर आपके पास है, जैसे कि मैंने इतने पार्ट को बोल दिया कि इतना पार्ट लेट्स से कि आपका आर है, इतने पार्ट को, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अगर आपके पास है, उस पे अगर आपने मान लो पीएच एमजी बी आर का अटैक मारा, तो ऐसा करने से ये जो पीएच होगा, ये पीएच जाके इस पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे, जिसकी वजह से बन क्या जाएगा, जिसकी वजह से आर को बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड एन माइनस यहाँ आ जाएगा, और एम जी बी आर आके इसके साथ बैठ जाएगा, यहाँ प्लस लगा लेना। ठीक है, और जाके जुड़ गया कौन, जाके जुड़ गया आपका पीएच। ये कहानी हुई। इसके अगर आप पानी वानी डाल दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा ना H3O प्लस, अगर आप इसमें पानी डाल दोगे तो पानी डालने से क्या होगा, आर सी ट्रिप डबल बॉन्ड ओ और पीएच ये आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि फिर से इसका पीएच एमजीबीआर से रिएक्शन करा दिया। अगर फिर से पीएच एमजीबीआर से रिएक्शन करा दो, फिर से ये वाला पीएच जाके फिर से इस पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर चले जाएंगे, ओ माइनस बन जाएगा, पानी डालोगे तो ओ माइनस से ओ एच हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप को खाते हुए डायरेक्ट लिख दूं, तो दैट विल बी ओ एच हेयर एंड पीएच पीएच ओवर हेयर, ये बन गया। ठीक है, तो मैंने आर किसको माना था, उस हिसाब से अगर आंसर लिख दूं, तो पहला जो पी आंसर आया उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। तो पी आंसर क्या आ गया, ये मैंने आर इसको माना था CH3 CH2 CH, देन यहाँ CH3 था, और फिर आपके पास यहाँ CH2 था, और यहाँ पे होगा एक OH और दो बेंजीन रिंग, फिर पीएच पीएच। ठीक है, पीएच यहाँ और पीएच यहाँ, और इसको मेंशन कर दूं, ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया पी थिंग। तो इस तरह से हमें चारों के साथ डील करना होगा। ये तो मेरी पहली चीज निकल के आई। दूसरी चीज के साथ चलते हैं, चलो। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो एक तरह से एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा है बेंजीन के साथ, मतलब पीएच एच का मतलब हुआ क्या, एक तरह से बेंजीन ही तो हुआ। तो आपसे कह रहे हैं बेंजीन है, उस बेंजीन की रिएक्शन आपने सबसे पहले तो करी किससे, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन याद करो, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करने से क्या होता था, ये पार्ट जाके इससे जुड़ जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एल बन गया। फिर कह रहा है क्या, फिर कह रहा है इस पे पीएच एमजीबीआर का रिएक्शन करा दो, फिर पानी डाल दो। तो अगर आप इस पे पीएच एमजीबीआर का रिएक्शन करा देते हो और पानी डाल देते हो, तो ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ पे डालेंगे पीएच एमजीबीआर और पानी डाल देंगे फॉलोड बाय वाटर, वो तो अंडरस्टूड ही है। तो पहले स्टेप में तो ये जाके अटैक मारेगा, सीएल को निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका बेंजीन यहाँ बन जाएगा, एंड दिस विल गिव यू सी डबल बॉन्ड ओ पीएच यहाँ बन जाएगा। अगर इसने लिखा होता एक इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे लिखा होता वन इक्विवेलेंट, तो मैं सिर्फ यहीं रुक जाता। लेकिन कुछ नहीं लिखा, तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन टाइप के रिएजेंट्स अगर आपको कभी किसी रिएक्शन में ये सब मेंशन नहीं है कि वन इक्विवेलेंट यूज किया है या दो इक्विवेलेंट यूज किया है, आप उसको एक्सेस मान के चलो, जब तक रिएक्शन हो सकता है तब तक रिएक्शन कराओ। तो जनरली क्या, जनरली जो मैं समझता हूँ, इसने एक बार और रिएक्शन कराई होगी पीएच एमजीबीआर की। तो एक बार और अगर मैं पीएच एमजीबीआर की रिएक्शन कराऊंगा, तो इस बार पीएच वाला, ये वाला पीएच जाके फिर से अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर जाके अटैक मारेंगे, जिसकी वजह से बन क्या जाएगा, आपको दिखेगा बेंजीन, जिसके पास है एक कार्बन, उसके पास है एक OH, और उसके पास है दो बेंजीन रिंग पीएच पीएच। ये भी दोनों पीएच मतलब भी बेंजीन है ना। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, आपके पास तीन बेंजीन विद हैविंग वन OH, ये बन गया। तो इसको मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा क्यू बन गया, अगर मैं एक्सेस मान के चल रहा हूँ। अगर मैं लिमिटेड मान के चलूँ, वन इक्विवेलेंट मान के चलता, तो ऐसे में सिर्फ यही बनता, एसिड आपका, यू कैन से कि बेंजीन देन अविन सी डबल बॉन्ड देन बेंजीन। ठीक है, तो इसको क्या बेंजोफिनॉन कह सकते हैं आप, है ना। तो ऐसा कुछ बनता है आपके पास। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि ग्रिग्नार्ड रीजन टाइप के रिएजेंट्स अगर आपको कभी कभी अगर नहीं मेंशन है कि वन इक्विवेलेंट है, बाय डिफॉल्ट हम इसको एक्सेस मान के चलते हैं। तो इसको याद रखना, चाहे बेशक ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो, चाहे बेशक कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो लाइक लिथियम एल्बिहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, अगर आपको नहीं लिखा हुआ आप एक्सेस में मान के चलेंगे। ऐसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो KMnO4 K2SO1, अगर नहीं भी लिखा हो हम उसे एक्सेस में ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब चलो तीसरे पे चलते हैं फटाफट से, तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी बात क्या है, अगर आपके पास आर सी डबल मोनो Cl होता है, और इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो R2 कैडमियम से, ठीक है, जैसे कि इसने कराया PHCH2 होल ट्वाइस कैडमियम से,
ठीक है, तो ऐसा करने से यहाँ से ये टिपिकल ये जो R2 कैडमियम है ना, ये यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास 1 इक्विवेलेंट निकल के आए किसके, PHCH2 माइनस के। मतलब यहाँ से जो एनायंस निकलते हैं, जैसे PHMgBr से जो एनायंस निकलते हैं, वो काफी एक्सेस में निकलते हैं। लेकिन जब भी कभी आप R2CD से रिएक्शन करा के एनायन निकालो, यहाँ से जो एनायन जनरेट करो, उसको लिमिटेड जनरेट करना, उसको सिर्फ 1 ही इक्विवेलेंट जनरेट करना, उसको एक्सेस मत मानना कभी भी। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, देन पीएच यहाँ आ जाएगा। बट उसने तो फिर से दोबारा से रिएक्शन करा दिया, किस चीज से, PHMgBr से। और फिर से अगर आप PHMgBr से रिएक्शन करा दो तो फिर से क्या होगा, ये वाला जो पीएच होगा वो जाके फिर से अटैक मारेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज देगा। जिसकी वजह से फाइनली क्या होगा, फाइनली आपके पास ये आर में अब लिख देता हूं मैंने क्या माना था। मैंने यहाँ पे आर इस पोर्शन को माना था जिसको मैं इथाइल बोल रहा हूँ। तो CH3CH2, देन हैविंग कार्बन फॉलोड बाय पानी है तो OH भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे PH ये बन गया। इसको जरा मेंशन कर लेता हूँ, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया R। तो दिस इज योर R थिंग। तो एक बन गया R, एक बन गया Q, एक बन गया P। ये तीन चीज तो आ गई। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे। लास्ट वाला पोर्शन क्या है, लास्ट पोर्शन इज योर, यू कैन से पीएच ऑप्शन की बात करूं तो PHCH2C डबल बॉन्ड OH ये आपके पास है। इस पे पहले तो कह रहा है कि आप PHMgBr का रिएक्शन कराओ पानी के साथ। तो अगर मान लो मैं PHMgBr का रिएक्शन करूं तो फिर से वो ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा। ये जो पीएच होगा, ये पीएच जाके इस पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। पानी भी डाल रखा है तो जो ऊपर O माइनस बना उसे OH कर देना। तो फाइनली बन गया PHCH2। देन यहाँ पे लिख दो OH, यहाँ पे लिख दो क्या, PH, और यहाँ भी लिख दो PH। ये कर दिया पहले स्टेप में तो इसने। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि आपने इसमें डाल दिया क्या, आपने इसमें डाल दिया, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, ये हमने एक ही पीएच डाला ना अभी। तो आपने क्या किया, आपने एक बार इस पे पीएच डाल के तो एक तरफ आ गया H, एक तरफ आ गया पीएच, और एक तरफ है OH। अब आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, CrO3, जो कि है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बन जाएगा CH2, देन C डबल बॉन्ड O PH। ये बन गया जी, ऑक्सीडाइज करके आपका अल्कोहल से फिर से C डबल बॉन्ड बना दिया। इस बार कह रहा है कि इसकी HCN से रिएक्शन कराओ, फिर H2SO4 हीट कर देना। तो अगर मान लो इसकी HCN से रिएक्शन कराओ तो सोचो, ये भी आपने सीखी होगी। ऐसा शॉर्टकट में लिखूं तो ऐसे लिख देता हूँ, साइनोहाइड्रिन बनता है, याद है ना। ये Cn माइनस आयन जाके इस पे अटैक मारता था, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते थे, ये O माइनस हो जाएगा, ये वाला H इसको दे देना, तो ये OH हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका PH यहाँ, CH2 यहाँ, दिस विल गिव यू OH यहाँ, देन आपका PH यहाँ, देन आपका Cn यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ। उसमें आपसे कहता है कि आप क्या कर दो, आप H2SO4 हीट कर दो। H2SO4 हीट क्या करेगा, H2SO4 हीट फिर से यहाँ से वाटर लॉस करा देगा। आप सोचो ना, किसी अल्कोहल पे अगर आप क्या कराते थे, H2SO4 हीट करते थे, तो उससे एल्कीन बन जाता था। तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना, ये वाला OH और यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये लॉस कर देगा पानी, डबल बॉन्ड बीच में बनाना। तो इट विल गिव यू PH यहाँ, CH डबल बॉन्ड यहाँ, और ये कार्बन जिसके पास है एक PH और जिसके पास एज वेल एज एक है Cn। तो ये बन गया एक PH और एक Cn। इसको भी मेंशन कर देते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका S। अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ना शुरू करो और इसमें से कौन कौन से आपके करेक्ट ऑप्शन बनते हैं उसको जरा चेक करना। जैसे सबसे पहले कह रहा है P एंड Q हैव असिमेट्रिकल कार्बन। असिमेट्रिकल कार्बन मतलब कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो जरा, क्या आपके पास P और Q दोनों के अंदर क्या कोई कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं, या ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, चेक कर लो एक बार। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो ये तो कायरल नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखूं तो ये वाला कार्बन आपका कायरल नजर आ रहा है। दैट्स वाई अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा सकते हो, ये वाला कार्बन मेरे को कायरल नजर आया। फिर मैं आ जाता हूँ क्यू पे, तो कह रहा है क्यू में भी कायरल असिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं। तो क्यू की अगर बात करूँ तो क्यू में तो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्यू के अंदर तो ऐसा कोई भी कार्बन नहीं जिसके पास 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो। तो पी तो फिर भी होल्ड कर रहा था, क्यू नहीं होल्ड कर रहा था, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए मैंने काट दिया। देन ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो क्यू और आर की बात कर रहा है। तो आर को भी चेक कर लो, आर के पास क्या कोई ऐसा है जिसके पास 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो, नहीं। अच्छा नहीं, हाँ एक गलती मेरे को यहाँ पे पकड़ में आई। यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, देखो ये जो मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे CH2PH था ना, ये मैंने सीधा PH लिख दिया। तो यहाँ एक मिस्टेक कर रखी है मैंने, इसको आप CH2PH करो। तो इसको करेक्शन किया मैंने, करेक्शन कर दूं मैं थोड़ा अलग पेन से कर देता हूँ, CH2PH, और यहाँ भी लिख देना CH2PH। तो अगर इसको CH2PH बनाया था ना, तो ये फिर असिमेट्रिक कार्बन है। तो ये वाला कायरल कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन विल बी कायरल कार्बन। और सिंस ये कायरल कार्बन है तो उस हिसाब से आर असिमेट्रिक है। बट फिर भी स्टेटमेंट नंबर 2 तो खैर फिर भी आपका करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू और आर दोनों असिमेट्रिक होगा तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही होगा। बट अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपका आर असिमेट्रिक है, आर आपका कायरल है, क्यू कायरल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी बी को तो काटना ही पड़ेगा। सी की अगर बात करें तो सी के अंदर तो मैंने बोल ही दिया, देखो ये भी कायरल
और आर भी कायरल, तो दोनों ही कायरल, जिसकी वजह से सी तो सही होना चाहिए। देन डी की बात करें तो पी हैज असिमेट्रिक कार्बन, एस डज नॉट हैव एनी असिमेट्रिक कार्बन। एस के अंदर कोई असिमेट्रिक कार्बन है, ऐसा कोई कार्बन है जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो? नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी भी सही होना चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी ओनली। Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper. And this question is from the section called Benzene and its reaction, aromaticity आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो है, और काफी सारी रिएक्शंस ऐसी हुई है जो अल्कीन वेल्कीन में पढ़ने को मिलती है, जो कीटोन एल्डिहाइड में पढ़ने को मिलती है, तो थोड़ा मिक्सचर सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, स्टायरीन से रिएक्शन शुरू कर रहा है, तो कुछ बच्चों को अगर स्टायरीन पता ही नहीं है क्या होता है, तो फिर उनका क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अटक जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, उनको आप याद करो, जैसे क्यूमीन क्या होता है, टॉलिन क्या होता है, स्टायरीन क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा याद करो। तो स्टायरीन कुछ बड़ी बात नहीं है, स्टायरीन बस ये है कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दो कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। तो ये दिस थिंग इज नोन एज स्टायरीन। स्टायरीन पे आपसे कह रहा है कि आपने क्या कराया, B2H6 वाली रिएक्शन कराई, मतलब कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्टकट में मैंने HBO लिख दिया। अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, ये पानी जोड़ेगा, कोने पे OH जोड़ देगा, जिसकी वजह से CH2CH2OH, तो इफेक्टिवली तो पानी जोड़ता है, बट आप ऐसा करो कि कोने पे OH, बीच वाले पे H, तो एंटी मार्कोनिक से वाटर का एडिशन करता है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया P। तो इसको मेंशन कर देता हूँ P, और हाईलाइट कर देता हूँ इसे थोड़ा सा। देन उसके बाद आपसे कहता है कि आपने डाला CrO3। CrO3 डालोगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन करोगे तो पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके चला जाएगा। तो उसने इसका कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि आपने डाला रेड फॉस्फोरस विद हैविंग सम हैलोजन, जैसे कि उसने Cl2 डाला, फॉलोड बाय पानी भी है। ठीक है, ये अगर आप करते हो तो ये रिएक्शन याद करो, इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हेल बोलार्ड जेलेनिक रिएक्शन। तो ये HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन में होता क्या था, अल्फा हैलोजिनेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ जाएगा जाके, यहाँ एक Cl जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आया इस पहली वाले स्टेप का, जो इसने लिखा हुआ है। तो ये Q बन गया। तो एक तरह से दो चीजें बन गई आपके पास, एक तो आपका बन गया P, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया, एक बन गया Q, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया। अब आ जाते हैं अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है, अगली चीज आपसे कहता है कि जो आपने ये बनाया था, जिसको पी बोल रहा था, कह रहा है इस पी को पकड़ो, और पी क्या है, पी है आपका CH2CH2OH। ठीक है, कह रहा है इस पी को पकड़ने के बाद इस पे डालो क्या, SOCl2। तो अगर आप इस पे SOCl2 डालोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बन जाएगा आपका CH2CH2Cl। ठीक है, उसके बाद कहता है आपसे क्या, इस पे डालो NaCN, तो CN माइनस जाके इसको रिप्लेस कर देगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा क्या, CH2CH2CN। ये बना दिया मैंने। फिर कहता है इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो CN का हाइड्रोलिसिस करने से, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद अगर ये कहता है कि H2SO4 डाल के आपने थोड़ा हीट कर दिया, तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये स्टेप आपको आना चाहिए। आज से पहले भी अगर आप JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने करे हुए हैं, तो आपको ये बात नजर आएगी कि ये काम काफी बार कराया हुआ उसने आज से पहले भी। तो होता क्या है, ये जो H2SO4 हीट है ना, ये क्या करेगा, ये इस OH को OH पॉजिटिव ये बना देगा। तो एक तरह से आप ऐसा कर सकते हो, इस OH को प्रोटोनेट कर देता है। इस OH को प्रोटोनेट करेगा तो ये जो OH2 प्लस बन गया, OH2 प्लस, दिस विल बी गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा पानी बन के, तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बन जाएगा तो यहाँ पे एसिलिनियम आयन बन जाएगा। एसिलिनियम आयन कैसा बनता है, एसिलिनियम आयन बनेगा, दिस विल गिव यू CH2, यहाँ CH2 होगा, ये CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, और ये C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यहाँ, ये बन गया। अब यहाँ पे आपके पास बन गया पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव बन गया ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इसके ऑर्थो पे जुड़ के अपना EAS रिएक्शन कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। तो इसको जोड़ दो इससे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनली दिस विल गिव यू बेंजीन विद हैविंग, यहाँ से इसको जोड़ दिया इस वाले कार्बन से, तो यहाँ से रिंग काउंट करो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो आप थोड़ा सा जरा फ्री हैंड से इसकी 5 मेंबर रिंग बना लो, और उस 5 मेंबर रिंग पे आपसे क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड O होगा, तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा देना, तो दिस विल बी S। तो ये S बन गया। अब इसको मैच कर लो कि किससे मैच कर रहा है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन तो है ही है ये, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग में 3। तो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होने की वजह से क्या है, आप ऑब्वियसली इनसे मैच कर लो, इनमें से किसी एक से मैच कर जाएगा। जैसे क्यू, क्यू कौन सा है इनमें से, क्यू अगर आप देखोगे
तो क्यू क्या है, Cl है और COH है, तो क्यू तो ठीक आ रहा है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है आर क्या है, तो आर आपसे कह रहा है आर 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 कहाँ पे मेंशन किया था इसने, आर इसने मेंशन किया था इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये इसे आर, दिस इज आर, जहाँ पे इसने हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस हीट। तो यही है आपका आर, ठीक है। तो आर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस वजह से ये तो कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ठीक है, ये ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा भी एस भी आपको दिख ही रहा है, एस ये साइक्लाइजेशन मैंने कर दिया जिसकी वजह से एस भी सही है, तो उस वजह से ऑप्शन बी सही आ रहा है। और मल्टी करेक्ट तो है नहीं, सिंगल करेक्ट है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस को देख ही नहीं रहा। दैट्स माय आंसर शुड बी क्या, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। ओके, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस 2023 पेपर। और मार्किंग स्कीम आपको दिख ही रही है यहाँ, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, और चारों क्वेश्चंस का सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे। अगर सही किया तो +3, गलत किया तो -1, नहीं किया तो 0। ये मार्किंग स्कीम भी लिखी हुई है, एक बार मैंने मार्किंग स्कीम भी दिखा दी। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन, यू कैन से सेक्शन कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस। तो ये टिपिकल से रिएक्शंस है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है ना, तो ये PbO2 देखते ही, ये MnO देखते ही मेरे को रिएक्शन क्लिक कर जा रही है कि ये हो क्या रहा है यहाँ। अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, देखो ये PbO2 वाली रिएक्शन ना एक्चुअली मैंगनीज की रिएक्शन है। मैंगनीज Mn2+ आयन को जब हम चेक करते हैं तो ये टिपिकल से रिएक्शन कहते हैं। एसिडिक मीडियम में अगर PbO2 डालोगे तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, ऐसा करने से KMnO4 बन जाता है, मतलब MnO4 माइनस यूनिट बन जाती है। तो MnO4 माइनस यूनिट बन जाएगा, दैट विल बी योर एक्स, ठीक है। तो ये मैं रफली बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में भी कर लेते हैं अभी सॉल्यूशंस। और ये वाला जो दूसरा टेस्ट दे रखा है MnO, मैग्नेस ऑक्साइड वाला, ये मैग्नेस ऑक्साइड वाला टेस्ट तो सारे हेलोजन्स देते हैं, फ्लोराइड्स तो खैर हम जनरली चेक ही नहीं करते लैब में। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी अगर तीनों की बात करोगे तो तीनों ही आपके रिएक्शन देंगे। इस वजह से यहाँ पे वाई कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। बट अब बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे, उसके हिसाब से चेक करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है कोई मेटल हैलाइड है, कोई मेटल हैलाइड है, उस मेटल हैलाइड को आपने NaOH दिया और उसका हाइड्रोक्साइड बन गया होगा, हाइड्रोक्साइड बन के व्हाइट पीपीटी आ गए। अब सोचो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर यहीं से बात करें ना तो आपको आंसर यहीं से पता चल गया क्या, कि आपको पहले ऑप्शन में देखा है क्रोमियम, तो सोचो क्रोमियम का अगर हाइड्रोक्साइड बनता होगा तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये तो ग्रीन कलर का पीपीटी बनाता है, ठीक है। जबकि Mn का अगर हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा होगा तो Mn का हाइड्रोक्साइड कैसा, व्हाइट पीपीटी बनाता है, व्हाइट प्रेसपिरेट बनाता है, ठीक है। अगर हल्का सा शेडिंग आता भी है, थोड़ा पिंकिश सा कलर कह लो, थोड़ा वायलेट सा कलर कह लो, लेकिन वो बहुत 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 लाइट होता है, ऑलमोस्ट इसको व्हाइट में ही रखता है। अगर आप देखोगे ना व्हाइट पीपीटी की कैटेगरी में आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा, MnOH वोल्टेज। तो ये टिपिकल सा है MnOH वोल्टेज, जिसकी वजह से मैंने ऑप्शन नंबर ए को तो रूल आउट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए अगर रूल आउट हो गया तो एक हिंट तो यहीं से मिल गया, जिससे मेरे को पता लग गया ये क्या है, ये MnOH होल ट्वाइस है। और मेरे को ये बात पता लग गई कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है भाई, चलो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अच्छा, इसकी बात करो मैग्नेस ऑक्साइड वाली रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हैलोजेंस की होती है। जैसे अगर आपके पास मान लो Cl माइनस आयन है, आपके पास Br माइनस आयन है, आपके पास I माइनस आयन है, अगर आप मैग्नेस ऑक्साइड से इनकी तीनों की रिएक्शन कराओगे ना, तो MnO से इसकी रिएक्शन करा देना। ऐसा करने से इन तीनों से ही आपका रेस्पेक्टिव गैसेस बन जाएंगी, इससे Cl2 बन जाएगी, इससे Br2 बन जाएगी, और इससे I2 बन जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये जो Y इसने बोला है, ये YCl2 Br2 I2 कुछ भी हो सकता है। बट Ki स्टार्च के साथ रिएक्शन अगर करा रहा है तो ऑब्वियसली I2 की तो नहीं कराएगा, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो हम पहले से रूल आउट कर चुके, तो Br2 तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब बचा क्या, सिर्फ यही बचा Cl2। तो होना क्या चाहिए, होना Cl2 चाहिए। और वैसे ही मैंने आपको बोला Mn के साथ Cl2, Mn के साथ हेलोजन वाला ऑप्शन तो सिर्फ आपके पास यही है, Cl2 ही है, ठीक है, ये तो होगा नहीं HOCl, ठीक है। तो Cl2 वाला ऑप्शन आपके पास होंगे, इन दोनों में से कोई सा हमारा आंसर है। तो यहां तक मैं पहुंच गया कि Mn है, और दूसरी चीज हेलोजन में कौन है, आपके पास Cl2 है। तो इसका मतलब ये है, अब स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। आपके पास मेटल हैलाइड जो होगा वो कौन होगा, वो होगा MnCl2, ठीक है। MnCl2 से आपसे कह रहा है कि NaOH से इसको ट्रीट करना, NaOH से ट्रीट करोगे तो MnOH होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसका आपके पास व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तो ये बन गया व्हाइट प्रेसपिरेट। साथ के साथ क्या, साथ के साथ NaCl बना, ठीक है, ये चीज दिखा रहा है। और इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया P, ये बोल दिया इसने, ये P है, ये Q है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद बोलता है जो P है, दैट इज MnOH होल ट्वाइस। इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हो किसमें, थोड़ा H2SO4 डाल के, कंसंट्रेट H2SO4 डाल के, और PbO2 से एक्सेस अगर आप रिएक्शन कराते हो, तो ऐसा करके यहाँ पे यूनिट बन जाता है MnO4 माइनस यूनिट। ये MnO4 माइनस यूनिट को आप ऐसा लिख लो, या आप HMnO4 लिख लो, या फिर आप हो सकता है एसिडिक मीडियम में तो HMnO4 लिख लो, या फिर Pb भी दे रखा है तो यहाँ पे आप Pb, यू कैन से Pb
MnO4 होल ट्वाइस, ऐसा लिख लो। तीनों में से आप किसी भी तरीके से लिख लो, बट मेन पार्ट इज दिस थिंग। आपका ये पार्ट बन जाता है और इसी चीज को इसने बोल दिया x, तो हमें x मिल गया। x क्या है आपका? MnO4 माइनस, जिसकी वजह से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपसे कि अगर Cl2 होगा, Cl माइनस आयन होगा तो उससे Cl2 बनेगा, और वो Ki स्टार्च के साथ आपका क्या करेगा? ब्लैक कलरेशन, डार्क ब्लू कलरेशन दे देता है। तो जिसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this question is from the section called electrochemistry. Electrochemistry से क्वेश्चन है आपका। ई लेमडा एम दे रखा है। लेमडा एम आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। उसके बाद लेमडा एम नॉट की बात कर रहा है जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। सी इज द कंसंट्रेशन एंड के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच एक्स। एच एक्स कोई एसिड है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो लेट्स से एच एक्स एसिड है, आपको पता है जब वो टूटेगा तो एच प्लस आयन और एक्स माइनस आयन में टूटेगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी है तो ये 0 0 है। जब ये सी 1 माइनस अल्फा होगा तो ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा। आपने अल्फा की डेफिनेशन पहले से पढ़ी होगी, या फिर यहाँ से अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो के ए। तो के ए विल बी इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं और करके बोल सकता हूँ कि के ए कितना हो गया? सी से सी काट दिया, दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया आपके पास। तो एक तो ये चीज पकड़ में आई। दूसरी चीज आपने क्या सीखी हुई है? दूसरी चीज आपने सीखी हुई है अल्फा। ये अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कि लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आयंस जो कि टूटने के बाद 100% टूटने के बाद बने, और लेमडा एम सम कंसंट्रेशन सी पे। तो इस कंसंट्रेशन पे कितने आयंस है, कितना डिसोशिएट हुआ है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और ये जब वो 100% डिसोशिएट हो गया, इसका रेशियो जब निकालते हैं तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, लेमडा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन दोनों बातों को मिला दूं तो इन दोनों बातों को मिलाने के बाद दिस एंड दिस, इन दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास पकड़ में आता है कि ए इज इक्वल टू क्या आ गया? वो आ गया सी लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जरा मैं सॉल्व आउट करता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ, थोड़ी जगह बचाता हूँ, इधर से लिखना शुरू करता हूँ। तो दैट विल बी के ए विल बी इक्वल टू सी, यू कैन से लेमडा एम स्क्वायर बाय लेमडा एम नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमडा लिख लेना, इसको बड़ा लेमडा लिख लो, और डिवाइडेड बाय क्या? लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। ये लिख दिया मैंने। तो देखो अगर मैं करता हूँ, इसको एलसीएम लेता हूँ, लेमडा एम नॉट लिखता हूँ, लेमडा एम नॉट ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये लेमडा एम नॉट के स्क्वायर से लेमडा एम नॉट कट जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिवली एक लेमडा एम नॉट रह गया, ठीक है ना। और ये हो गया लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम, ऐसा मैंने लिख दिया। इसमें से अगर मैं क्या करूँ, इसमें से अगर मैं इस वाले लेमडा एम नॉट को भी नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा के ए is equals to C lambda m at some concentration C divided by lambda m naught, और ये हो गया lambda m naught माइनस lambda m। ये हो गया जी। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं lambda m नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, और इसको के से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बार में कर देता हूँ। देखो तो ये बन जाएगा के ए इंटू यू कैन से lambda m नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस यू कैन से के ए इंटू लेमडा एम इंटू लेमडा एम नॉट का एम नॉट, लेमडा एम नॉट इज इक्वल्स टू सी लेमडा एम नॉट का स्क्वायर। ये आ गया जी। यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इन सभी को लेमडा एम से अगर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा के ए लेमडा एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा एम माइनस के ए लेमडा एम नॉट इक्वल्स टू सी लेमडा एम। ये आ गया। तो जैसा दे रखा है ना क्वेश्चन में, एक्चुअली ये आपसे कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है 1 बाय लेमडा एम नॉट वर्सेस सी लेमडा एम, 1 बाय लेमडा एम वर्सेस सी लेमडा एम, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं उसी रूप में इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप के रूप में। तो देखना जरा, अगर मैं कहूँ तो 1 बाय लेमडा एम, 1 बाय लेमडा एम अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो इन सभी को किससे डिवाइड करना होगा? इन सभी को डिवाइड करना होगा मेरे को के ए लेमडा एम नॉट के स्क्वायर से। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाय लेमडा एम माइनस के ए से के ए कट जाएगा, ठीक है, और लेमडा एम नॉट के स्क्वायर से एक लेमडा एम कट जाएगा, जिससे भी 1 बाय लेमडा एम नॉट ऐसा लिख लो, इक्वल्स टू यहाँ पे भी मैं डिवाइड कर दूं के ए लेमडा एम नॉट के स्क्वायर से, तो सी लेमडा एम अपॉन के ए इंटू लेमडा एम नॉट का स्क्वायर। ये आ रहा है भाई। इसको देखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तो y एक्सेस पे तो ये है, तो इसको जरा इस रूप में लिख लेते हैं एक बार। तो है 1 बाय लेमडा m इज इक्वल्स टू यू कैन से सी लेमडा m
बाय के ए लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1 बाय लैम्डा एम नॉट, ये आ गया। तो इस पे अगर मैं लगा देता हूँ मान लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें से इंटरसेप्ट तो हो गया 1 बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है, y हो गया आपका 1 बाय लैम्डा एम, और x क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया आपका, यू कैन से दिस पोर्शन इज योर स्लोप, स्लोप कहाँ से कहाँ तक, किसका ग्राफ है, c लैम्डा एम का ग्राफ है ना, तो दैट्स वाई आपका ये 1 बाय दिस थिंग, दिस इज विल बी योर स्लोप, दिस विल बी योर स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँ तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ जाता है आपका 1 बाय के ए और लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, ये तो आ जाता है आपका स्लोप। और दूसरी चीज इसने क्या बोली, दूसरी चीज इसने बोली इंटरसेप्ट, वो क्या हो जाता है, पी है 1 बाय लैम्डा एम नॉट। तो अगर मेरे से कोई बोलता है पी बाय एस का रेशियो बताओ, तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी के ए इंटू लैम्डा एम नॉट, के इंटू लैम्डा एम नॉट, ये आ जाता है। तो के ए इंटू लैम्डा एम नॉट अगर आप चार ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करोगे, सिंगल करेक्ट तो था ही हमारा आंसर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, के ए इंटू लैम्डा एम नॉट, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सिंपली बस मैंने किया क्या, सिंपली मैंने यहाँ से आपका के निकाला, यहाँ से मैंने अल्फा को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जस्ट ये रूप देने की कोशिश करी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस रूप में इक्वेशन नजर आ जाए आपको, 1 बाय लैम्डा एम इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग। तो जब ये दिख जाएगा तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा लूंगा, स्लोप निकाल दूंगा, स्लोप के बाद इंटरसेप्ट निकाल दूंगा, दोनों का रेशियो निकाल दिया, दैट्स माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this particular question is from the section called Ionic Equilibrium. Ionic Equilibrium में जहाँ पे आप solubility product KSP के बारे में सीखते हो, उस तरह का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ये आपसे कह रहा है दो अलग अलग पीएच है, एक पीएच है एट पीएच इज इक्वल टू 7, एक 7 पीएच पे काम चल रहा है, और एक दूसरी काम चल रहा है किस पे, एट पीएच इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है ऐसे में यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी है एस, वो सॉलिबिलिटी कितनी है, ये सॉलिबिलिटी है 10⁻⁴, और यहाँ की सॉलिबिलिटी को अगर मैं एस डैश मान लूँ तो वो है 10⁻3। तो ऐसा कह रहा है कि अगर 7 पे सॉलिबिलिटी इतनी है और 2 पे सॉलिबिलिटी इतनी है, जब पीएच 2 है तो सॉलिबिलिटी इतनी है। तो ऐसे में कह रहा है कि पी के ए की वैल्यू बताओ, अगर आपके पास जो ये सॉल्ट है वो अगर एच एक्स कोई सॉल्ट है, उसके पी के ए की वैल्यू बताओ। ओके ठीक है, देखते हैं। और ये जो है, ये जो सॉलिबिलिटी वो किसकी है, वो है सॉल्ट है इसी एच एक्स का, इसी एचएस का सॉल्ट है कोई एमएक्स, उसका उसकी सॉलिबिलिटी की कहानी चल रही है। ओके ठीक है, तो इन सब कहानियों से क्या क्या पकड़ में आया, ये जो आपको पीएच दे रखा है, इसकी हेल्प से पकड़ में आया कि यहाँ पे जो एच प्लस आयन है वो कितने होंगे, 10⁻⁷ होंगे। इससे पकड़ में आया कि यहाँ के जो एच प्लस आयन होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 10⁻²। अच्छा, साथ के साथ ये भी पता है ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बट ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये बातें समझ में आ रही है मेरे को। अच्छा सुनना, अब जरा ध्यान से कहानी को सुनना, बातों को सुनना। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपके पास कोई mx है जो कि सॉल्ट है, इसका सॉलिड है। ये जब टूटेगा तो आपको पता है m प्लस में और x माइनस में ऐसे टूटेगा, प्रॉपर्ली लिख लो इसको, x माइनस में टूटेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, इफ दिस इज x माइनस, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ से KSP निकल जाएगा, दैट KSP विल बी इक्वल्स टू क्या, एस स्क्वायर, दिस इनटू दिस, मतलब m प्लस साइन की कंसिडरेशन इनटू x माइनस साइन की कंसिडरेशन। तो ये जब टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी सॉलिबिलिटी एस, तो इसकी सॉलिबिलिटी भी एस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एस स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको ये जो KSP था यहाँ वाला, वो KSP निकल के आ जाएगा, दैट KSP विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁴ का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यू कैन से 10⁻8। ठीक है, तो KSP तो निकल के आ गया। और आपको पता है ये KSP किसका है, ये KSP है इस सॉल्ट का, MX सॉल्ट का। ठीक है जी, और केएसपी कभी नहीं बदलता, ये जो सेकंड सिचुएशन में भी अगर कुछ होगा भी, तो फिर भी केएसपी नहीं बदलेगा, केएसपी तो आपका उतना ही रहेगा। बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, बदलेगा तो सॉल्युबिलिटी बदलेगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बातों को। तो देखना जरा, अभी यहाँ तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन था, न्यूट्रल सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका ये सॉल्ट टूट रहा था, ये बेचारा मान लो टूटा, mx टूटा, और टूटा कैसे, ये टूटा m प्लस में और साथ के साथ x माइनस में, ऐसे टूटा। तो लेट्स से सॉल्युबिलिटी एस डैश थी। लेकिन हुआ क्या, ये वाला जो x माइनस है ना, ये x माइनस जाके किससे रिएक्ट करेंगे, ये जो आपका H प्लस आयन है, बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम, H प्लस आयन इसमें काफी अच्छे खासे पड़े होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके बनाएंगे क्या, HX। तो एक तरह से देखा जाए तो HX के
टूटने की जो रिएक्शन है ना उसका उल्टा हो रहा है, इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है कि H प्लस आयन आए इस एसिडिक मीडियम की वजह से और X माइनस आयन आपके आए इस सॉल्ट के टूटने की वजह से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से HX बना और इसके बनने की टेंडेंसी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि जो इसके टूटने की टेंडेंसी होगी HX वो आपका वीक एसिड है, वीक एसिड के टूटने की टेंडेंसी अगर कम है तो उसके जुड़ने की टेंडेंसी बहुत हाई होगी, इसका रिवर्स काफ़ी हाई होगा। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ, इस रिएक्शन का एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर ये मान लो आपका S डैश है, तो उस वक़्त ये कितना है? ये आपका 10 पावर माइनस 2 है और उस वक़्त ये 0 है। कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद इस S डैश में से x चला गया, ठीक है? तो इसमें से 10 पावर माइनस 2 में से भी x चला जाएगा और यहाँ पे आपका x बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो Ka है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस Ka इज़ वेरी लो। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, तो आप कह सकते हो कि इसका pKa विल बी pKa कह लो या फिर बोलो कि इसका जो रिवर्स होगा इसका रिवर्स रिएक्शन जो होगा, जैसे हमने इसका रिवर्स रिएक्शन लिखना है मतलब 1 अपॉन Ka, तो 1 अपॉन Ka विल बी वेरी हाई। अगर बहुत हाई रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, जिसकी वजह से जो भी लिमिटेड एजेंट होगा वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि ये जो आपके पास बना होगा ये जो x माइनस होगा, ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बट एग्ज़ैक्टली 0 नहीं बोलते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 0 बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली 0 बोल दिया तो कैलकुलेशन ही किसकी बात की कर रहे हैं, हम तो ये ढूँढ ही यही रहे हैं x माइनस, जो थोड़ा बहुत चुटकी भर भी x माइनस अगर बचा रहा तो वो कितना बचा रहा, वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से x जाएगा और x काफ़ी कम ही वैल्यू होगा, जिसकी वजह से अप्रॉक्सिमेटली 10 टू द माइनस 2 ही हो जाएगा। बट इसको अप्रॉक्सिमेटली मैं कितना बोल दूँ, ये अप्रॉक्सिमेटली s हो जाएगा। ये सब कुछ यूज़ करते हुए अगर मैं यहाँ से लिखूँ 1 बाय Ka, so that 1 by Ka will be equals to concentration of Hx into concentration of X minus into concentration of H plus ion, ये हुआ। अच्छा जी, इसको ज़रा यूज़ करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ तो 1 by Ka क्या निकल के आया? 1 by Ka मेरे को निकल के आया Hx की कंसंट्रेशन जो कि है S अपॉन S डैश लिख दूँ ना, इसे S डैश था ये। तो S डैश अपॉन यू कैन से X माइनस साइन की कंसंट्रेशन इंटू यू कैन से 10 पावर माइनस 2, ये निकल के आया, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को एक और बात बताओ, यहाँ से अगर मैं एक और बात बोलूँ, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपके पास KSP होगा इस रिएक्शन का, जो कि वही 10 पावर माइनस 8 होगा, बट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है मेरे को, वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? विल बी इक्वल्स टू M पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव, ये होगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक्सप्रेशन लिखूँ KSP, तो सॉल्युबिलिटी S डैश थी, लेकिन इसको मैंने x माइनस का x माइनस लिख दिया, क्योंकि अगर ये तो आपका मान लो फिक्स हो गया, ये तो s डैश हो गया, लेकिन ये थोड़ा ना फिक्स है। ये तो अगर s डैश बना भी था तो s डैश अब s डैश थोड़ी रहा, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, जिसकी वजह से ये s डैश नहीं रहा, ये तो कुछ और हो गया। इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली s डैश सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब यहाँ से अगर मैं निकाल दूं x माइनस और इस x माइनस को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं नीचे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या, दिस विल बी यू कैन से दैट विल बी इक्वल्स टू KSP डिवाइडेड बाय एस डैश। तो इसको अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो दिस विल गिव यू क्या, 1 बाय Ka इज इक्वल्स टू एस डैश अपॉन यू कैन से 10 पावर माइनस 2 यहाँ लिख दिया, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे KSP, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका एस डैश, ये कर दिया। और KSP की जगह पे मैं ये एस स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर KSP की जगह पे मैं सीधा 10 पावर माइनस 8 लिख सकता हूँ, मर्जी है आपकी। तो यहाँ से Ka निकाल दूं, और एस डैश भी मेरे को क्वेश्चन में पता ही है, तो बस वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Ka इसका उल्टा होगा, Ka निकालना ना मेरे को। अच्छा, पहले Ka निकाल लेते हैं। तो Ka विल बी इक्वल टू क्या होगा, वो होगा KSP इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एस डैश का स्क्वायर। तो KSP कितना है, 10 पावर माइनस 8, ठीक है, और ये कितना है 10 पावर माइनस 2, और ये कितना है एस डैश मैंने आपको पहले ही बोला था, ये कितना है 10 पावर माइनस 3। तो दैट विल बी 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 10 पावर माइनस 6। इसको अगर काटा-पीटी करोगे तो दैट Ka विल कम आउट टू बी 10 पावर माइनस 4। दैट्स व्हाई pKa विल कम आउट टू बी कितना, 4। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 4, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने आने चाहिए। Namaskar. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this particular question is from the section called phenol, alcohol phenol ether में से phenol वाले चैप्टर से है। और ये रिएक्शन तो बड़ी फेमस है, ये रिएक्शन तो आपको देखते ही क्लिक करनी चाहिए। ये रिएक्शन आपकी कॉल बेस्ड रिएक्शन चल रही है। तो देखना जरा, आपसे कह रहा है पी क्या है। पी कोई फिनाइल अल्काइल ईथर है, जिसमें वो आपसे पूरा नहीं बता रहा है कि क्या है, आपसे बस इतना कह रहा है फिनाइल है और एक ईथर है और दूसरी तरफ एक एल्काइल ग्रुप है।
कह रहा है इसकी रिएक्शन जब मैं एचआई से कराता हूँ तो ये आपने सीखा होगा, एचआई से जब आपकी किसी भी इस तरह की रिएक्शन होती है, इस तरह का ईथर जिसमें एक तरफ एरोमेटिक हो, एक तरफ नॉन एरोमेटिक हो, तो जब टूटता है तो हमेशा यहाँ एच और यहाँ पे आई आता है। ऐसे ही आता है ना? क्योंकि इधर से तोड़ना मुश्किल है, आपने पढ़ा होगा नीदर SN1 नॉर SN2 ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूटते नहीं है ना? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये जल्दी से टूटता ही नहीं है। जिसकी वजह से क्या बनेगा? जिसकी वजह से बनेगा यहाँ पे बेंजीन विद हैविंग ओ ओ एच ओवर हियर और आपका आरआई अलग चला जाएगा। आरआई को चाहो तो साइड से लिख लेना, आरआई अलग चला जाएगा। ओके, ये है आपका क्या? ये है क्यू। इस क्यू पे आपने कराई क्या? इस क्यू पे कराई आपने कॉल-बेस रिएक्शन। तो कॉल-बेस रिएक्शन याद करो, कॉल-बेस रिएक्शन से क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड बनता था। तो यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज COH यहाँ एंड दिस विल गिव यू COOH यहाँ। ये बन गया। दिस विल बी योर R। इसके बाद आपसे कहता है क्या? इसके बाद कहता है इसका एसाइलेशन कर दिया। अगर एसाइलेशन करूँगा तो दिस विल बी CH3 CO होल ट्वाइस O। तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद इसका एसाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो OH आप देख रहे हो ना, उस OH पे एसाइलेशन हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड और CH3। तो एसाइलेशन कर दिया मैंने सैलिसिलिक एसिड का, तो ये बन गया S। और अगर आपने पढ़ा हो तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बनते हैं एस्पिरिन। तो हमने एक तरह से क्या बना दिया? हमने एस्पिरिन बना दिया। एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो कि एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार में भी काम आती है, पेन किलर की तरह भी काम आती है। और भी इसके यूजेस जो हम लोग दवाइयों वाले चैप्टर में, मतलब जो केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ चैप्टर है आपका, उसके अंदर इसके और भी यूजेस सीखते हैं। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया गया, नॉन नार्कोटिक है, ठीक है ना? तो इसमें नार्कोटिक भी नहीं है, ठीक है? तो उस तरीके से अगर ऑप्शन देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन आपको क्या नजर आएगा? वही एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, नार्कोटिक तो है नहीं। ऑर्थो एसिटाइलिक बेंजोइक एसिड मत बोलो, नहीं, एसिटाइल बेंजोइक एसिड मत बोलो, बल्कि अगर बोलना भी है तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलो, बेंजोइक एसिड मत बोलो। और ऊपर से एसिटाइल नहीं, एसाइल बोलो, ठीक है ना? एप्रोप्रिएटली तो ऐसा ही होना चाहिए। उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वही होना चाहिए, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। और ये थ्योरी पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो दवाइयाँ हैं, इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे ड्रग्स लिखे हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लेना। वो आपको कभी-कभी काम आती है, जेईई एडवांस में काफ़ी रिपीटेड मोड में आपसे पूछता रहता है उसके बारे में। नमस्कार, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जेईई एडवांस 2023 पेपर एंड दिस क्वेश्चन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन इंटीजर टाइप वैल्यू आ सकती है, आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें मार्किंग स्कीम देख लो एक बार, मार्किंग स्कीम यही है कि अगर आपने सही किया तो +4, गलत किया तो आपका 0 मार्क्स अलॉटेड होंगे। मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? तो ईज़ी है देखना, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा ही पूछा उसने, डाइमेथाइल डाइक्लोरोसिलेन। अब आपके पास क्या है? आपके पास सिलेन्स हैं, मतलब कि एक तरह से ऐसा है कि सिलिका है और सिलिका के पास उसने बोला सिलिका के पास क्या है? डाइमेथाइल डाइअल्काइल, मतलब कि 2 तो इसके पास CH3 हैं और 2 आपके पास क्या है? ClCl है, ये है। इसका कह रहा है कि इसकी जब हमने रिएक्शन कराई पानी के साथ, इसकी जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराएँगे, तो ऐसा करने से पानी क्या करेगा? पानी एक्चुअली में इसको जो Cl है ना, इनको रिप्लेस कर देगा। किससे? OH से। तो इस तरीके से आपके पास डाइहाइड्रॉक्सी बन जाएँगे। तो डाइमेथाइल डाइहाइड्रॉक्सी कह सकते हो आप इसको, ये बन जाएगा OH, ये बन जाता है। फिर उसके बाद फाइनली आपसे कह रहा है कि जो बना उसका क्या करो? उसका टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बना दो। तो आपको जैसा कह रहा है वो बना दो, आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कह रहा है वो चीज़ बना दो। तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना दो और उसमें 4 यूनिट्स को आपस में जोड़ दो। तो 4 यूनिट को आपस में जोड़ोगे तो इस तरह से जब पहली यूनिट जुड़ेगी ऐसा होगा ना, देखो, यहाँ से सिलिका OH और दूसरा सिलिका यूनिट, इस पे भी OH। तो इस तरह से जब ये जुड़ता है तो क्या होता है? इस तरह से ये H2O लॉस करता है और यहाँ से फाइनली बनता क्या है? बनता है सिलिका O सिलिका। ऐसे SiO SI ये बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से आपसे कह रहा है 4 यूनिट्स को जोड़ के इस तरह से साइक्लिक टेट्रामर बना दो। तो साइक्लिक टेट्रामर बनाओगे तो सिलिका देन हैविंग यहाँ पे CH3 देन उसके बाद अगेन यू विल हैव ऑन ऑक्सीजन ओवर हियर देन सिलिका नॉट सल्फर, सिलिका, ठीक है? तो देन सिलिकॉन एंड देन ऑक्सीजन ओवर हियर देन अगेन Si देन O और हर Si पे एक CH3 ये लगा हुआ है। ये चल रही है कहानी। ये बन गया। अब आपके पास मोल कॉन्सेप्ट लगवा रहा है, कह रहा है कि इसका इतना मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा। तो आप देख ही सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखोगे, जैसे पहली वाली इक्वेशन अगर आप बैलेंस करोगे, तो ये क्या बनेगा? ये आप बैलेंस करना, इसको तरीके से बैलेंस करना, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ठीक है? और इसके 4 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्ट करके एक तो ये बना देंगे, मतलब फाइनली ये बना देंगे। मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, ठीक है? डायरेक्टली आप कह दो कि डायरेक्टली ये बना देंगे और साथ के साथ क्या बनाएँगे? साथ के साथ आपका 8 HCl निकाल देंगे। ये निकल जाएगा।
तो 8 HCl निकल जाएँगे, जैसे कि यहाँ से ClCl है ना, तो 8 HCl निकल जाएँगे। तो चाहे तो आप ये जो डाइहाइड्रॉक्सी मैंने बीच में बनाया था, इसको मत बनाना, डायरेक्टली ही बना दो, उसी से स्टोइचियोमेट्री लगा देना, ठीक है? तो 8 HCl ये बन जाएँगे। तो ये कर दिया उसने फाइनली, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको सिंपली बस दिख रहा है कि इसके 4 मोल से इसका कितना मोल बनता है? इसका 1 मोल बनता है। क्वेश्चन में इसके कितने मोल गिवन है वो देख लो। क्वेश्चन में इसके गिवन मोल्स हैं कितने? 516 डिवाइडेड बाय 129, और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करूँगा तो इसके मोल्स कितने? 4 मोल ही निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका 4 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, फिर तो आ गया, मेरा आंसर तो आ गया, 1 मोल बनेगा। लेकिन ये आपसे कह क्या रहा है? जो भी बनेगा उसका 75% यील्ड आ रहा है। ओके, इसका मतलब है कि 75% यील्ड का मतलब है कि आई कैन से कि यहाँ पे वेट कितना आएगा? वेट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल के हिसाब से ये बनना चाहिए कितना? ये बनना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 296 ग्राम, ठीक है? तो इसके हिसाब से बनना तो चाहिए था 296, बट उसका 75% ही बन रहा है, ये हो रहा है। तो 296 का 75% निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी कितना? 222 ग्राम। तो 222 ग्राम, दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी कितना? 222। नमस्कार, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2023 पेपर, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा उसने। देखना क्या क्या कह रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता है, कह रहा है 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, मतलब 0.4 लीटर पर मोल कह सकते हो आप इसको। मोलर वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। 800 केल्विन भी पता है, ठीक है। इस वक्त प्रेशर कितना है? एक्स एटीएम है। ये तो हुआ पहला सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस को भूल जाओ, दूसरे सेंटेंस पे आओ। कह रहा है कि अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें, इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर, अगर ये आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा हो और मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊं, तो जो वॉल्यूम आएगा वो आपका आएगा वाई लीटर पर मोल। वो ऐसा आएगा, पर मोल मतलब मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। तो आपके पास वाई आएगा। तो कह रहा है एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, तो देखते हैं। तो इस करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। तो देखना, सबसे पहले तो क्या करूं? सबसे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले कहानी पढ़ूं। आपको बोल दिया जेड, जेड कितना है? जेड है 0.5। आपको कह दिया मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम है 0.4 लीटर पर मोल, ठीक है। ये भी आपको पता है। अगला क्या पता है आपको? अगला टेम्परेचर पता है। टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन। 800 केल्विन टेम्परेचर भी पता है। और क्या पता है? पी, पी के बारे में कह रहा है पी को एक्स एटीएम मान लेना। तो उसके हिसाब से अगर मैं जेड निकालूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो दैट विल कम आउट टू कितना? पी वी मोलर डिवाइडेड बाय आर टी, ऐसे तो बोलते थे। तो यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू रख दिया, तो वैल्यू यहाँ पे रख दिया 0.5, पी की जगह पे रख दिया एक्स, इसको रख दिया कितना? 0.4 डिवाइडेड बाय आर। आर क्वेश्चन में शायद मेरे को दे रखा होगा 0.0821, ठीक है। 0.082 ही रख दो, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वही रख दिया मैंने। और यहाँ पे रख दिया मैंने 800, और ऐसा करके मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करी, और वो कैलकुलेशन करके 800 होगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करी और ये एक्स निकाल लिया। ये एक्स कितना आया? 80, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 80। यूनिट क्वेश्चन में दे ही रखा था ऊपर एटीएम, तो 80 एटीएम मेरे पास ये आ गया। अच्छा, दूसरी काम पे आता हूँ। दूसरा काम क्या कह रखा है? कह रहा है कि ऐसा अज्यूम कर लो कि आइडियल गैस बिहेवियर दिखा रहा होता, तो क्या होता? तो होता पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये वी क्या है? फिर से मोलर वॉल्यूम, जैसे इसने बोला ना मोलर वॉल्यूम है पर मोल, तो वी मोलर वॉल्यूम है। कह रहा है कि इस वक्त जो आपका पी है, वो कितना है इस वक्त? आपका पी विल बी कितना? सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। ओके, तो पी को कितना? पी को मैं 80 रख दूं, और वॉल्यूम को मैं कितना बोला इसने? वाई बोला है, वाई रख दूं, ठीक है। वॉल्यूम को वाई रख दिया मैंने। इसको कंफ्यूज मत हो जाना एक्स से, इसको आप डॉट लगा लो यहाँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या कह रहा है? पर मोल कह रहा है, दैट्स वाई 1 ही रख दो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन पर मोल से चल रही है। इसको क्या लिख दूं? 0.082 रख दूं, 8 रख दो, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रख दूं? टेम्परेचर आपको नेक्स्ट सिचुएशन में कितना दे रखा था? 800। तो सेम टेम्परेचर कह रहे हैं ना आपसे, तो 800 यहाँ पे टेम्परेचर रख देना। तो ऐसा करने से मैंने y निकाल दिया। y निकालने पे क्या आ गया? 8 से 8 सीधा-सीधा कट ही जाएगा ये तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 0.8 लीटर पर मोल, ये आ गया। अब आपको रेशियो निकालना था। फाइनली जो आंसर लॉक करना है वो क्या लॉक करना है? x अपॉन y का रेशियो कितना आ रहा है। तो x है आपका 80 और ये कितना है? 0.8। उसके हिसाब से अगर लिखोगे तो विल कम आउट टू बी कितना? 100। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कम आउट टू बी 100। ईज़ी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बड़े आराम से होने चाहिए। Namaskar. This question is from JEE Advanced 2023 paper, and this question is from the section called Chemical Kinetics. तो Chemical Kinetics से ये क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है उसने। जैसा ऐसा जो जो कह रहा है जरा उसको हाईलाइट कर लो, उसे लिखते चलो। कह रहा है सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा है लॉग के एफ, के फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ बोला होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बी बोला होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना के एफ के बी क्या है,
वो आपको दिखा रखा है। तो log kf अपॉन log kf वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया, तो ऐसे में जब इसकी वैल्यू 9 है तो ये 0.02 है। पहला पार्ट तो ये दे रखा है। रिएक्शन भी पता है कि A गैसियस से P गैसियस बन रहा है, ये भी पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है। और क्या-क्या पता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो आर्हेनियस इक्वेशन में हम A लिखते हैं ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उसकी वैल्यू कह रहा है फॉरवर्ड के लिए तो है 10⁻15, बैकवर्ड के लिए है 10⁻11, 10⁻+15 है, अच्छा 10⁻11। ओके, फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ log k फॉर द रिएक्शन एट 500 केल्विन इज 6। अगर 500 केल्विन पे ये रिएक्शन चल रही होती तो वैल्यू कितनी होती? 6 होती। किसकी? log k की वैल्यू, जिसमें k क्या है? k इक्विलिब्रियम है। तो कह रहा है log k भी बता दो मेरे को 250 केल्विन पे, log k भी बता दो 250 केल्विन पे। ओके, तो बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है क्वेश्चन के अंदर, जरा इसको चेक करते हैं एक बार। तो देखना ज़रा, जैसे कि ये जो पहला वाला डाटा रखा है 500 केल्विन पे दे रखा है, तो ये सारा 500 केल्विन पे ही होगा और फिर 250 केल्विन वाले का आपसे पूछा गया होगा। अच्छा, तो देखना ज़रा, मैं बोलूँ एट 500 केल्विन, 500 केल्विन पे मेरे पास क्या-क्या डाटा है, क्या-क्या मेरे को पता है, ज़रा उसको कहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले तो मेरे को पता है कि अगर 1/t की वैल्यू को अगर मैं 0.02 लेता हूँ, तो ऐसे में ग्राफ से मेरे को दिख रहा है कि log kf की वैल्यू कितनी आती है, log kf की वैल्यू मेरे पास 9 आती है। एक डाटा तो मेरे को ये पता है, जो डाटाज़ हैं वो एक जगह पे लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और क्या पता है, और कह रहा है कि 500 केल्विन पे आपका K इक्विलिब्रियम, log K इक्विलिब्रियम आपका कितना 6 आ रहा है। तो अगर आपके पास log K इक्विलिब्रियम आपका 6 आता है, तो ऐसे में यू कैन से K इक्विलिब्रियम कितना होगा, 10⁻6 होगा। तो मैं लिख दूँ इसको? लिख देता हूँ log K इक्विलिब्रियम, वो आपको कितना दे रहा है? वो आपको 6 दे रहा है। इसका मतलब K इक्विलिब्रियम कितना होगा? K इक्विलिब्रियम आपका 10⁻6 होगा। तो एक तो ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा, सिमिलरली यहाँ से भी बोल सकता हूँ, ये जो Kf होगा ये कितना होगा? ये 10⁻9 होगा। ये भी बात पकड़ में आ गई। अच्छा, इन दोनों की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ, आपको पता है K इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है। जिसके हिसाब से यहाँ से अगर K बैकवर्ड निकालूँ तो दैट K बैकवर्ड विल बी इक्वल्स टू K फॉरवर्ड अपॉन K इक्विलिब्रियम। तो K फॉरवर्ड तो आपका कितना है? 10⁻9 और ये कितना है 10⁻6 और दैट्स व्हाई दिस विल कम आउट टू बी कितना 10⁻3। तो के बैकवर्ड भी आ गया आपके पास कितना, इसको लिख दो के बैकवर्ड। तो के बैकवर्ड आपके पास आ गया 10⁻3। तो ये मेरे पास 500 केल्विन पे तीनों डाटाज आ गए, के एफ आ गया, के इक्विलिब्रियम आ गया, के बैकवर्ड आ गया। ये सारी कहानी मेरे को पता चल गई। अब जरा मैं आर्हेनियस इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूँ इस टेम्परेचर पे, जरा ध्यान से देखना। तो मान लो अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का आर्हेनियस इक्वेशन लगाऊं, तो ऐसे में आपको याद होगा ना इक्वेशन कैसे बनता था, लॉग के बी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दैट विल बी माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी ई बी बाय 2.303 आर, ठीक है, एंड यहाँ पे टी लिख लो या 1/t लिख लो, मर्जी आपकी, ठीक है, प्लस लॉग ए बी, कौन सा वाला, बैकवर्ड वाला, यू कैन से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो आ गया। अब जब मैं ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो ये सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास ये सब डाटा आ जाएगा, क्योंकि आपको के बी पता ही है कितना है। तो के बी आपके पास कितना है 10⁻3, तो लॉग के बी कितना हो गया, लॉग के बी 3 हो गया। यहाँ से मैंने बोला माइनस ई ए बाय 2.303, ठीक है। 1/t की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 1/t की वैल्यू ये पता है 0.02, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.02, ठीक है। लॉग ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू बैकवर्ड ये रिएक्शन की कितनी दे रखी है, 10⁻11, तो ये कितना हो गया, ये लॉग 10⁻11, एक तरह से ये 11 ही हो गया। सीधा रख दूं इसको 11, सीधा इसको 11 पुट कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो लॉग 10⁻11 को मैंने 11 पुट कर दिया। यहाँ से जब मैंने निकाला, तो यहाँ से ना आप क्या करो, यहाँ से इतना पार्ट निकाल लो, क्योंकि कुछ भी कैलकुलेशन करूंगा, अगर मान लो दोबारा भी आर्हेनियस इक्वेशन लगाना पड़ा, तो ई ए बाय 2.303 का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, अगर पर्टिकुलर रिएक्शन चल रही है तो, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाता तो भी ई ए बाय 2.303 आर, आर भी हो गया, है ना। इसका वैल्यू तो इतना ही रहेगा, इसको आर भी लिख लेना, सॉरी यहाँ मैं आर स्किप कर गया, यहाँ पे लिखो आर। और मैं आपसे कह रहा हूँ इतने पोर्शन का वैल्यू तो आपका उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर बदल भी देते हो तो भी ये वैल्यू उतना ही रहेगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस ई ए बाय 2.303 आर। इसकी वैल्यू जब मैंने यहाँ से कैलकुलेट करी, निकाली, तो वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 4000। एक्चुअली में या तो माइनस 4000 बोल लो, या फिर आप बोल लो कि ई ए बाय 2.303 की वैल्यू 4000 आ रही थी, ऐसा कह लो, ठीक है ना, इतना बोल लो, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू पकड़ में आ गई मेरे को। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ एट 250 केल्विन। अगर 250 केल्विन पे मैं रिएक्शन ये फिर से ये वाली सेम इक्वेशन लगाऊं, तो मैं बोलूँ लॉग के बी इज इक्वल्स टू माइनस का ई बी बाय 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ऑफ ए बी, यही तो है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को।
यहाँ पे लॉग केबी की जगह पे क्या रख दूँ? लॉग केबी की जगह लॉग केबी तो खैर निकालना ही है हमें। लॉग केबी तो मेरे को निकालना है। इसकी जगह पे आप रख सकते हो लॉग माइनस ईबी बाय 2.303 आर। इसकी जगह पे माइनस कितना 4000 सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 250 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर 250 केल्विन प्लस लॉग ए बी। ए बी आर्हीनियस फैक्टर, आर्हीनियस फैक्टर भी आपका क्या होगा, आर्हीनियस फैक्टर की भी अगर आप से बात करो तो वो भी नहीं बदलेगा। वो भी अगर आप टेम्परेचर बदलो, टेम्परेचर के साथ तो नहीं बदलता है, ठीक है ना, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती है उस तरह से ये भी नहीं बदलता है। जिसकी वजह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू तो आपकी 11 आ जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ से निकाल दूँ कितना लॉग के बी, तो लॉग के बी यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ जाएगा कितना 5। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, ये मेहनत आप अपने आप करना और एक बार वेरीफाई कर लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर दिखे तो अपने आप से थोड़ा सा करके देखना। फिलहाल मैंने आपको तरीका समझाने की कोशिश करी, आप तरीका तो यही अपनाओगे तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होके आएगा। तो आंसर विल बी लॉग के बी विल बी इक्वल्स टू कितना 5। तो इतना ही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को 10 पावर 15 की, ठीक है। बाकी हो सकता है और भी तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैंने अपने तरीके से किया, मेरे हिसाब से आंसर 5 आना चाहिए। Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper. This particular question is from the section called Thermodynamics. Thermodynamics से है और आपको क्या-क्या दे रखा है सुनना। सबसे पहले तो आपको 1 मोल दे रखा है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है। तो आपको 1 मोल ऑफ गैस दे रखा है, 1 मोल। तो एक तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता है, इसको लॉक कर लेता हूँ। और क्या पता है, और आपको पता है सीपी। सीपी की वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में दिख रही है 5/2r। तो सीपी की वैल्यू दे रखी है 5/2r। और सिंस यू नो कि Cp माइनस Cv कितना होता है, वो R के इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर मैं Cv निकालूँगा तो दैट विल बी 3/2R, ठीक है? तो Cp Cv मेरे पास आ गया, ये Cv आ गया, ये मेरे पास Cp आ गया। और आपको और क्या पता है, अगर Cp Cv से बोलो तो आपको ये पता होगा ना, Cp/Cv जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या आता है, वो ये पॉइज़न्स रेशियो आपका गामा आ जाता है। तो ये दैट विल कम आउट टू बी कितना 5/3। तो Cp/Cv गामा, गामा आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया, वो आ गया 5/3। तो एक तो मेरे को ये बातें पता चली। दूसरा क्या पता है, ये जो ए से बी जा रहा है, इसके बारे में कह रहा है ये तो एडियाबैटिक है, मतलब ये वाला पोर्शन तो एडियाबैटिक है। और जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये आपको दिख रहा है T2 टेम्परेचर पे है, तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली आपका आइसोथर्मल है। एक तो ये बात भी पता लगी। और क्या-क्या पता लग रहा है देखो, यहाँ पे टेम्परेचर 600 है और यहाँ पे टेम्परेचर 60 है। इसका मतलब आपको ये भी दिख रहा है T1 कितना है, T1 आपका 600 केल्विन है। और T2 कितना है? T2 आपका 60 केल्विन है। ठीक है? जो-जो भी डाटा दे रखा है ना, मैं सबसे पहले बस डाटा लिखते जा रहा हूँ, फिर क्या पूछ रहा है, क्या करना है, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है? तो अभी फिलहाल मेरे को इतने डाटाज़ नज़र आए। और कुछ नज़र आ रहा है? अगर AB है और टोटल आपको क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है टोटल हीट एब्ज़ॉर्ब बता दो मेरे को। A से B में कितना हुआ, B से C में कितना हुआ? क्योंकि ये एक्सपेंशन है ना, ये भी एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है। तो इसलिए वो हीट एब्ज़ॉर्ब की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हीट एब्ज़ॉर्ब, यहाँ से यहाँ कितना हीट एब्ज़ॉर्ब। तो आपको पता ही है कि भई अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये जो Q होगा, Q टोटल, दैट Q टोटल विल बी इक्वल्स टू क्या, Q फ्रॉम A से B प्लस Q फ्रॉम B से C, यही तो होगा। और Q फ्रॉम A से B दिस विल बी 0, क्योंकि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो लिख दूँ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो आपको पता है कि हीट चेंज या फिर हीट एब्ज़ॉर्ब आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ से मैं बोलूँ जो मेरे को निकालना है Q टोटल, क्यू टोटल वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है इसका। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दूँ, दैट विल बी RT2 नेचुरल लॉग 10 इज़ इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0 प्लस QBC, ये आ गया आपके पास। यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो QBC आपके पास कितना आ गया, दैट विल बी R कितना दे रखा है, R को, अच्छा R को R रहने दो, R को R ही रहने दो। T देख लो, ये T2 है, T2 कितना दे रखा है, T2 60 दे रखा है। तो इसका मतलब मैं इसको कितना लिख दूँ, इसको लिख दूँ 60 R नेचुरल लॉग 10, ये मेरे पास आ गया QBC, इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं। सिंस अब मैं बात कर रहा हूँ बी से सी जाने की, ठीक है? तो बी से सी जाना आपको पता है ये क्या है? ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U तो 0 हो जाएगा और आपको ये भी पता है कि डेल्टा U इज़ इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, जिसकी वजह से अगर डेल्टा U 0 हो गया, तो यहाँ से बोलो Q इज़ इक्वल्स टू माइनस का W हो गया। Q इज़ इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का RT ln V2 बाय V1, यही तो होता है। V फाइनल बाय V इनिशियल, V2 V1 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, V फाइनल बाय V इनिशियल लिख लो इसको, V फाइनल बाय V इनिशियल, ठीक है, ऐसा लिख लो। माइनस माइनस हो गया प्लस, जिसकी वजह से Q कितना आ गया, QBC जिसको इसने बोला, वो कितना आ गया, वो आ गया आपका प्लस में RT
नेचुरल लॉग वी फाइनल वी इनिशियल, वी फाइनल कितना V3 और वी इनिशियल कितना V2, दैट विल बी V3 बाय V2। ये आ गया आपके पास। इसको भी जरा डब्बे में बंद कर लेते हैं। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन दोनों को आपस में इक्वेट किया जा सकता है, ये भी QBC, ये भी QBC, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। तो अगर इन दोनों को आपस में इक्वेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60R नेचुरल लॉग 60 है ये, 60R नेचुरल लॉग 10 इज इक्वल्स टू RT नेचुरल लॉग V3 बाय V2। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेम्परेचर भी ज़रा एक बार देख लो, ये वाला कौन-सा टेम्परेचर होगा? ये वाला टेम्परेचर मेरे को लग रहा है T2 तो होगा ये यहाँ से यहाँ तक का है ना? तो ये T2 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो इसको भी 60 लिख के काट ही दो। इधर वाला 60 और उधर वाला 60 कट ही जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए, तो आप कह सकते हो कि ये वाला 60 कट गया, ये वाला 60 से, ये वाला R कट गया इस वाले R से। जिसकी वजह से मैंने बोल दिया कि ये जो नेचुरल लॉग 10 है, ये एक्चुअल में नेचुरल लॉग V3 बाय V2 है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। और करके बोल सकता हूँ कि ये हो गया एक तरह से लॉग बेस 10 था ना, लॉग बेस 10 था, इसको सॉरी ये नेचुरल लॉग था, लॉग बेस 10 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरह से लॉग 10 इज इक्वल्स टू लॉग V3 बाय V2 ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एंटी लॉग लूँ तो आई कैन से V3 बाय V2 इज इक्वल्स टू 10 भी बोल सकता हूँ। यहाँ तक तो मेरे को समझ में आया। अब देखो और क्या, और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ क्या है ज़रा ध्यान से समझना। सिंस आपको पता है कि ए से बी जो जा रहा है, वो क्या है? वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। और साथ के साथ उसने ये भी लिख रखा है कहीं पे क्वेश्चन में कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कह रहा है 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्वेशन चलती थी, आपको याद होगा, ऐसा चलता है T1 V1 गामा -1 इज़ इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1, ये चलता था। गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 5/3, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे मेरे पास आ जाएगा V2 अपॉन V1, यू कैन से यहाँ पे गामा -1 इक्वल्स टू यू कैन से T1 अपॉन T2, तो T1 है 600, T2 है 60, तो ये कितना आ गया 10। तो एक तरह से आ गया V2 अपॉन V1, गामा मैंने आपको बताया था कितना है 5/3, तो 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 कर देना यहाँ पे, 5/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो उस हिसाब से अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास आ जाएगा V2 अपॉन V1 दैट विल बी कम आउट टू बी 10 की पावर 3/2। ऐसे ही तो हुआ ना? तो एक्चुअल में 2/3 हुआ, 2/3 को 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3/2 यहाँ पे पावर में लगा दिया, तो 3/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 3/2। जिसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो आपको V1 क्वेश्चन में पता था, V1 के बारे में क्वेश्चन में कुछ था ना? हाँ, देखो ये V1 यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है ना? तो V1 आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ से V2 निकल जाएगा, तो दैट V2 विल कम आउट टू बी कितना? दैट डी V2 विल कम आउट टू बी 10 पावर 5/2। तो ये आ गया 10 पावर 5/2। ये 10 पावर 5/2 V2 में इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो V3 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से और इसको यूज़ करके मेरे पास V3 आ जाएगा, दैट V3 विल कम आउट टू बी कितना? दैट V3 विल कम आउट टू बी 10 पावर 5/2 sorry, not 10 power 5/2, you can say कि 10 into 10 power, तो V3 will come out to be कितना 10 into 10 power 5/2 ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास V3 आ गया, इस V3 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो V3 कितना आ गया? V3 आ गया आपका 10 पावर 7/2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा था, वो क्या पूछा जा रहा था? आपको निकालना है 2 log V3, 2 log V3 निकालना है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ log लगा दूँ, तो देखना ज़रा ये क्या हो जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ आपसे सीधा-सीधा log V3 विल कम आउट टू बी कितना? सीधा-सीधा 7/2। ये 2 इधर ले जाऊँ, तो 2 log V3 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी कितना? 7। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ यूज़ करवाया उसने। देखो ज़रा, एक तो ये मेहनत करवाई आपसे, आपसे गामा निकलवाया। दूसरी मेहनत क्या करवाई? दूसरी मेहनत आपको ये मेहनत करवाई कि आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल का क्यू कैसे निकालते हैं, वो मेहनत करवाई। तीसरी मेहनत उसने ये कराई जहाँ पे एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हम लोग जो V1, T1, P1 का जो एक्सप्रेशंस देखते हैं गामा के टर्म्स में, वहाँ से इंटरलेट करा के उसने V2 निकलवाया। और फिर उसके बाद फाइनली जो यहाँ से V2 आ गया, यहाँ से QBC आ गया था, इन दोनों का समेशन करके फाइनल आंसर निकलवा दिया उसने। ठीक है ना? तो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी कितना? 7। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 7 ओनली। Namaskar. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper. And this particular question is from the section called केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, थोड़ा-सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर दिया है, बाकी है तो आसान ही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखो तो कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू कर देता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। कोई ए है जो कि आपका पी बना रहा है, दोनों चीज़ें गैसियस हैं।
आपसे कह रहा है कि एट टाइम t इज़ इक्वल्स 0 इनिशियली ये कितना है? इनिशियली 6 है, ये 0 है। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पे आपको पता है P कितना हो गया 4 और T2 टेम्परेचर पे हो गया 2। तो अगर मैं आपसे बात करूँ अलग-अलग टेम्परेचर्स पे, तो इक्विलिब्रियम यू कैन से एट इक्विलिब्रियम कौन से टेम्परेचर पे? टेम्परेचर T1 जो कि है आपका कितना? लेट्स से T1 ही बोल देता हूँ चलो। तो टेम्परेचर T1 पे ये हो गया 4। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये 4 हो गया, तो इसमें से 2 गया होगा, ठीक है ना? तो सॉरी ये अगर 4 हो गया तो इसमें से 4 गया होगा जिसकी वजह से हो गया होगा 2, ठीक है ना? तो ऐसे ही तो हुआ होगा इसमें से 4 जाएगा तो ये 4 बनेगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे ये कितना हो गया? अगर मैं टेम्परेचर T2 पे कहूँ एट इक्विलिब्रियम T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, उसमें ये कितना बना? उसमें ये 2 बना, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये 4 होगा, क्योंकि भई इसमें से जब 2 जाएगा तब आपका ये 2 बनेगा, ठीक है? तो ये आपके पास आया। अगर मैं यहाँ से K इक्विलिब्रियम निकालूँ, K इक्विलिब्रियम कहाँ पे? टेम्परेचर T1 पे और यहाँ से K इक्विलिब्रियम निकालूँ किस पे? टेम्परेचर T2 पे। तो वो आपके पास यहाँ से निकल के आया कितना? ये तो निकल के आया 4/2 जो इसका मतलब 2 ही हो गया और यहाँ से निकल के आया 2/4 जिसका मतलब कि 1 हो गया। सॉरी हाफ हो गया, ठीक है? अच्छा तो इस हिसाब से आपका क्या हुआ? दोनों के इक्विलिब्रियम निकल के आ गए। अब फाइनली आपको पता क्या है? फाइनली आपको पता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस का RT ln K इक्विलिब्रियम। यही तो होता है। तो अगर मैं अलग-अलग टेम्परेचर पे दोनों अलग-अलग टेम्परेचर्स पे इसको लिख दूँ, तो वो कितना होगा वो आपको पता ही है कि डेल्टा G नॉट 1 अगर मैं लिखूँ, पहले टेम्परेचर T1 के टेम्परेचर पे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का RT1 नेचुरल लॉग 2, ठीक है? जो पहला वाला है और दूसरा वाला डेल्टा G नॉट 2 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का RT2 टेम्परेचर पे नेचुरल लॉग कितना? हाफ, ये आया। तो ठीक है, मेरे पास ये दोनों के दोनों आ गए, जिसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ डेल्टा G नॉट 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस की जगह पे इसे बोल दो प्लस RT2 नेचुरल लॉग 2 ऐसा भी बोल सकता हूँ। आपसे फाइनल आंसर में क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बताऊँ और आपसे ये भी कंडीशन दे रखी है कि जो T1 है और T2 है इसके बारे में कह रखा है T1 इज़ ट्वाइस ऑफ T2 ये भी आपको दे रखा है। तो ये भी हो सकता है ज़रूरत पड़े, आगे चल के उसको भी देखेंगे। तो फाइनली इन दोनों का अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करूँ तो दैट डिफरेंस विल कम आउट टू बी कितना? डेल्टा G नॉट 2 माइनस डेल्टा G नॉट 1 उसको अगर मैं निकालूँगा तो दैट डिफरेंस विल कम आउट टू बी कितना? दैट विल कम आउट टू बी यू कैन से RT कौन-सा ट्वाइस वाला ना ये RT2 ln 2 माइनस 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 एक तरह से प्लस ही हो जाएगा तो इसको प्लस ही लिख दूँ, प्लस RT1 ln 2 ऐसा कह सकता हूँ। अब आपको पता है T1 T2 में भी रिलेशनशिप पता है कि T1 इज़ ट्वाइस ऑफ T2 T1 इज़ ट्वाइस ऑफ T2 हाँ, ठीक है, सही बोला मैंने। तो उस हिसाब से इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ RT2 ln 2 प्लस R ट्वाइस R इनफैक्ट ट्वाइस RT2 नेचुरल लॉग 2 ठीक है, तो इनको अगर आपस में समेशन करूँ दैट विल कम आउट टू बी 3R T2 नेचुरल लॉग 2 ठीक है, इसको ऐसा कह सकता हूँ। अगर मैं इसको पार में लगा दूँ इस 3 को तो ये हो जाएगा RT2 नेचुरल लॉग 8 ऐसा आ गया, ठीक है। जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको आपसे क्या कह रहा था फाइनल आंसर जो है आपका वो किस रूप में आ रहा है RT2 नेचुरल लॉग x तो इसको अगर मैं इक्वेट करूँ RT2 नेचुरल लॉग x से तो उस x की वैल्यू कितनी आई? उस x की वैल्यू तो सीधा-सीधा कितनी आ रही है 8 आ गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना 8 तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 8। Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this question is from the section called you can say from section called nitrogen family. ठीक है ना, जहाँ पे आप साइनेट के बारे में सीखोगे, उसका रिडक्शन सीखोगे, वो सारी कहानी आपको यहाँ पे दिखा रखी है। तो देखना जरा बड़ा आसान सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, आपके पास ऐसा करके 4 C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो एक और ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे लगा लो, एक और ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे लगा लो और एक और ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे लगा लो। ये कर दिया मैंने। इसमें आपसे क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है लिथियम एल्यूमिना हाइड्रेट से आपने इसकी रिएक्शन कराई। अगर लिथियम एल्यूमिना हाइड्रेट से अगर आप साइनाइड की या नाइट्राइल की रिडक्शंस कराते हो, तो ऐसा करने से CH2NH2 बन जाते हैं। तो ये बन जाएगा CH2NH2, यहाँ भी आ जाएगा CH2NH2 और सिमिलरली यहाँ भी आ जाएँगे आपके पास CH2NH2, CH2NH2। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को CH2NH2 आ गया। देन उसके बाद कह रहा है कि इसकी हमने एसीटोफिनॉन से रिएक्शन कराई, मतलब कि मैंने रिएक्शन कराई इसकी बेंज़ीन आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना इसलिए चाहे तो पूरी-पूरी बेंज़ीन बना लो, मर्ज़ी है आपकी। बेंज़ीन विद हैविंग योर C डबल बॉन्ड O CH3 ये कराया। ऐसा करने से आपने रिएक्शन सीखी होगी, ऐसा करके ये H2O निकल जाता है।
ये H2O निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड C और ये पार्ट पोर्शन वहाँ पे जुड़ जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से आपके पास ये है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, सिमिलरली यहाँ पे भी चारों जगह पे CH2 है और चारों जगह पे क्या जुड़ गया? चारों जगह पे जुड़ गया आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन विद हैविंग डबल बॉन्ड, विद हैविंग कार्बन, विद हैविंग CH3 और यहाँ पे है आपके पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग को एक बार तो मैं एक्सपैंड करके बनाए दे रहा हूँ, बाकी जगह पे मैं सीधा-सीधा पीएच लिख दूँगा, ठीक है? तो सीधा-सीधा पीएच भी लिख दूँगा मैं 1-2 जगह पे, तो आप इसको समझ जाना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीएच CH3, ठीक है? सिमिलरली इसको करूँगा तो दिस विल बी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, एक तरफ पीएच, एक तरफ CH3। सिमिलरली इसको भी करूँ तो नाइट्रोजन विद हैविंग डबल बॉन्ड, एक तरफ आपके पास पीएच और एक तरफ CH3। तो इसमें आपसे कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से होंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। तो अगर आप यहाँ से मेरे से काउंट करो तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो ये भी है और 6 ये भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हर एक पोर्शन में आपके पास कितने दिखाई दे रहे हैं? हर एक पोर्शन में आपको कितने-कितने नज़र आ रहे हैं? 7 नज़र आ रहे हैं। तो ये 7 ही तो हुए ना? 6, 7, 7 नज़र आ रहे हैं। और अगर हर तरफ 7-7 होंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7 4 जा कितना हो गया? 7 4 जा हो गया 28। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कम आउट टू बी कितना? 28। तो 28 कार्बन्स ऐसे होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं या डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, यू कैन से। The answer for this question will be 23. नमस्कार, वेलकम टू कैम शिक्षा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2023 पेपर और इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ये मैचिंग मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दे रखे हैं मैचिंग के। इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप मतलब अगर आप किसी 2 को मैच कर ले तो 3 को मैच कर ले तो चौथा अपने आप मैच हो जाता है। इस तरह क्वेश्चंस में ऐसी हेल्प आपको मिल जाती है। जैसे कि यही क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ना तो अगर 2-3 रिएक्शंस भी आपको पता है तो चौथी अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो देखो ये सब इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, आपने कहीं न कहीं पढ़ी होंगी। जैसे सबसे पहली रिएक्शन तो P2O3 पढ़ी है आपने पानी के साथ। P2O3 की रिएक्शन पानी के साथ आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं जल्दी से आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। P2O3 को हम लोग एक्चुअली में P4O6 बोलते हैं। P4O6 को अगर आप बनाओगे तो P4O6 विल कम आउट टू बी कितना? आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फास्फोरस, फास्फोरस इस तरह से जोड़ते चले जाना। पीओपी पीओपी बॉन्ड दिखा के इस तरह से जोड़ देना। ये भी पीओपी और ये भी पीओपी। फिर हर पीओपी को आपने पानी से तोड़ा, तो ऐसा करने से ऐसे तोड़ना, यहाँ से तोड़ना, एच से देना, ओएच से देना। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। OH से देना और H से देना, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से तोड़ना तो OH से देना, H से देना, यहाँ से तोड़ना तो H से देना, OH से देना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या करा, मैंने ये क्या बना दिया, मैंने बना दिया फास्फोरस विद हैविंग 3 OH, जिसकी वजह से क्या बन गया, जिसकी वजह से बन गया H3PO3। तो ऐसा करके 4 H3PO3 बन जाएँगे, एक इस फास्फोरस से, बाकी तीनों फास्फोरस से सेम थिंग बनेगी, तो 4 H3PO3 बनते हैं। जिस वजह से यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए H3PO3, ठीक है? तो पहली रिएक्शन तो आपको पकड़ में आ गई, H3PO3 बनेगा। दूसरी रिएक्शन P4 वाली है, ये बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको क्या बनेगा, ये बनेगा H3PO3। दूसरी रिएक्शन बड़ी फेमस है, ये डिस्पोजिनेशन रिएक्शन है। जब आप बेसिक मीडियम में P4 का डिस्पोजिनेशन करते हो, तो बेसिक मीडियम में पानी की प्रेजेंस में ये डिस्पोजिनेट करता है और डिस्पोजिनेट करके क्या बनाता है, पीएच3 बनाता है, एज वेल एज क्या बनाता है, H2PO2 माइनस बनाता है। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगी पढ़ने को, जहाँ पे आप फास्फोरस केमिस्ट्री पढ़ते हो, फास्फोरस के बारे में पढ़ते हो, जिसकी वजह से इसका पीएच3 तो बना ही बना और साथ के साथ H2PO2 माइनस बना। H2PO2 माइनस तो मेरे को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो ये पीएच3 से ही जोड़ दो आप इसे। ये पीएच3 से जुड़ गया। ठीक है, अभी तक आंसर पकड़ में आया क्या? ये है आपका क्या 2 नंबर और ये है आपका 3 नंबर। तो 2 और 3 मतलब कि आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता, ए या डी में से कोई आंसर है। ठीक है, अगला और देख लेते हैं, उसके बाद सब पकड़ में आ जाएगा। PCl5 इसके साथ, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कि अगर आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसका अगर आपने रिएक्शन कराया PCl5 के साथ, तो ऐसा करने से होता क्या है, याद होगा आपको, ये जो आपका OH होता था ये रिप्लेस हो जाता था Cl से। और PCl5 का क्या होता था, ये रिएक्शन सीखी है आपने, एनसीईआरटी में सीखी है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साइड प्रोडक्ट आपके ये बनते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या बन रहा है, एक तो एसिड क्लोराइड POCl3, मेन पार्ट इज POCl3 बन रहा है। तो इसको अगर POCl3 से मिलाऊं तो ये चौथे नंबर से मैच हो गया, जिसकी वजह से क्या आ गया, 2 3 4, 2 3 4, तो 2 3 4 तो यहीं पढ़ने को मिल रहा है। दैट्स वाई आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट वाला और देख लो, H3PO2 की जब आप H2O से AgNO3 से रिएक्शन कराते हो, ये रिएक्शन आपको आती है नहीं आती है, नहीं भी आती है तो अगर तीनों को मैच कर दिया तो बाकी चौथा तो अपने आप मैच हो जाता है। ये रिएक्शन वैसे करता क्या है, ये बनाता है H3PO4, Ag अलग हो जाएगा और साथ में आपका HNO3 अलग आ जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको 2 से मैच कर दो, 3 से मैच कर दो, 4 से मैच कर दो, ये अपने आप मैच हो जाएगा फिर। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, ऑप्शन नंबर डी ओनली।
Namaskar. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper and the question is from the section called coordination chemistry. तो देखें जरा coordination chemistry में आपने सब पढ़ा होगा पानी वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये भी आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक है आपका अमोनिया वाला जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी सब मेरे को वीक ही लग रहे हैं। देखते हैं एक एक करके जरा एक बार फटाफट से इन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इनके T2GEG में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप आयरन H2O वाली बात करो मेरे से, तो FeH2O वाले केस के अंदर आपके पास आपको दिख रहा है कितने हैं। यहाँ पे आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ में। तो अगर मान लो Fe आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कितना 3d6 सिस्टम हो गया। 3d6 सिस्टम के हिसाब से अगर आप वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता था, पहले सब सिंगल 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 भरता था, फिर पेयरिंग होती थी। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो भरा जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से हो गया, ये हो गया आपका T2G में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 4 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। तो पहला तो आपका हो गया। इसी में ले लो दूसरा भी कर लो फटाफट से। दूसरा है आपका Mn कितना है, Mn2+ आयन। Mn2+ आयन की अगर आप मेरे से बात करते हो तो Mn के अंदर कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर बोलो Mn2+ आयन के अंदर कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा बोल लो। तो ये आपके 4s तो 0 हो गया होगा, ये आपके पास 3d5 आ रहा होगा नॉर्मली। और 3d5 में आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर से जैसे मैंने ऊपर बोला सेम केस, वीक फील्ड लिगेंड में पहले सिंगल 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 भरते हैं, फिर हम डबल करते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले सिंगल 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 और फिर सिंगल सिंगल, जिसकी वजह से आप बोलोगे यहाँ क्या बना, T2G3 Eg कितना 2। ठीक है, तो T2G3 Eg2। अगले पे आते हैं, अगला क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो कोबाल्ट वाला केस देखो तो कोबाल्ट में आपके पास कोबाल्ट कितना है, ये कोबाल्ट 3+ आयन। कोबाल्ट 3+ की अगर आप मेरे से बात करते हो तो दैट विल बी क्या, D6 सिस्टम। ये D6 सिस्टम है, बट इस वाले D6 में और ये आयरन वाले D6 में फर्क है, क्योंकि आयरन वाला D6 के पास पानी था, यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले वो नीचे नीचे पेयरिंग करा देगा, 1 2 3 फिर 4 5 6 और ऊपर के डब्बे खाली रह जाएंगे, ऊपर तो कुछ भी नहीं भरा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, T2G में तो 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहीं पे इतनी मेहनत करके जरा ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारा आंसर यहीं से आ जाए। तो ये आ रहा है आपका, क्या देखना, अगर आप मेरे से बात करो कि T2G6 Eg0, T2G6 Eg0 ये कहाँ दिखाई दिया, ये आपको दिया कोबाल्ट पे, ये 3 नंबर पे दिखाई दिया। T2G3 Eg2, T2G3 Eg2 ये कहाँ दिखाई दिया, ये 2 नंबर पे दिखाई दिया मेरे को। ठीक है जी। उसके बाद ये Eg2 T2G3, Eg2 T2G3। अच्छा, ये एक पहचान भी है, देखना ध्यान से देखना, ये अच्छी चीज लिखी हुई है। वैसे जनरली कुछ टीचर्स इतनी डीप में जाते नहीं है, हर चीज में T2G EG बोल देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब आपके पास आप कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जब डील कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त उसको T2G या EG नहीं बोलते, सिर्फ E बोलते हैं और T2 बोलते हैं। तो मतलब ये बात समझ में आ रही है, ये कौन है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला होगा, ये इन दोनों में से कोई होगा। इसको मैच कर लो जरा इस वाले को, ये तो हमने कर रखा है। इसको देखना, T2G4 EG2, T2G4 EG2 कौन सा हो गया, ये हो गया 1 नंबर। तो देखना जरा, ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, 3 2 और लास्ट वाला 1, 3 2 लास्ट वाला 1, तो मेरे को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये ऑब्वियसली कौन सा होगा, ये आपका चौथा वाला होगा, ये चौथा वाला होगा, मतलब कि आयरन Cl4- वाला होगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, क्यों इतनी कंजूसी करते हैं, जब इतनी मेहनत करी तो ये भी कर लो फटाफट से। आपके पास Fe3+ आयन है, Fe3+ आयन है, तो मतलब ये 3d5 सिस्टम है, और 3d5 सिस्टम, बट इस केस में ये क्या है, ये आपका T2G EG बदल गए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली कहानी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर क्या होता था, आपको याद होगा, नीचे 2 डब्बे होते थे, ऊपर 3 डब्बे होते थे, यहाँ उल्टा हो जाता था। ठीक है ना, तो आपका T2 ऊपर आ जाता था, Eg नीचे। तो इसको Eg बोलो या मत बोलो, E बोलना चाहिए, वैसे टेक्निकली इसे E बोलना चाहिए, इसे T2 बोलना चाहिए, G नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 5 इलेक्ट्रॉन भरे, आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले सब सिंगल सिंगल भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से E के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आना चाहिए। तो बस आंसर मैच हो रहा है, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advanced 2023 and this question is from the section called, आपको दिख रहा है SN1 SN2 SN1 SN2 रिएक्शन दिखा रखा है, that's why this question is from हेलो एल्केन हेलो एरीन्स और you can say alkyl halide। तो देखें जरा, जो रिएक्शन पहले दिखा रखी है दैट इज 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, कोई कैरल कार्बन है और सिंगल एनिशियमर है, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। तो देखना, बना के देख लो। आपको कह रहा है 1 2 3 4 5, जिसमें आप पहले पे लगा हुआ Br और दूसरे पे लगा हुआ इथाइल, 2 कार्बन। ये है कहानी। इसमें अगर आप मेरे से बात करो तो इसमें आपसे कहता है, ये वाला कार्बन कायरल है, देखो ये वाला कार्बन कायरल है। कह रहा है आपने इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करी, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, SN2 हो रहा है। तो SN2 होगा, NaOH से रिएक्शन होगी, तो इस वाले कार्बन पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन तो यहाँ होगी ना।
तो यहाँ रिएक्शन होके ये बना क्या देगा, ये बना देगा 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, कार्बन और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है? ये जो कायरल कार्बन था ये वाला, इसको तो हमने अनडिस्टर्ब रहा ना, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। हमारी तो जो भी रिएक्शन हुई वो यहाँ पे हुई और ये कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, तो यहाँ पे अगर मान लो इन्वर्जन हो भी रहा होगा, तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इन्वर्जन तो तब ऑब्जर्वेबल होता है जब एक्चुअली में वो वाला सेंटर, वो वाला कार्बन जहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो कार्बन कायरल कार्बन हो, तब ऑब्जर्वेबल होगा वो रिप्लेसमेंट, वो इन्वर्जन ऑब्जर्वेबल होगा। इन्वर्जन हो भी रहा होगा तो अभी ऑब्जर्वेबल नहीं है, होना ना होना एक समान मेरे लिए तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कायरल कार्बन, इस कार्बन को जिसको मैंने स्टार मार्क किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो रिटेन रहेगी, यहाँ पे तो रिटेंशन हो रहा है। तो इसमें तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है, जिसके हिसाब से मैं तो इसको किसने से 2 नंबर से जोड़ूँगा। ठीक है, अगले वाले पे आ जाता हूँ, अगले वाला ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपके पास 1, 2, 3, 4 5 कह रहा है ना पेंटेन, ठीक है? और इस पे कितने पे 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है ये, ठीक है? इसमें आपसे कह रहा है कि ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। इसमें भी आपसे कह रहा है कि सेम रिएक्शन कराओ, NH से रिएक्शन कराओ, SN2 रिएक्शन कराओ, बट दिस टाइम इस टाइम जो रिएक्शन हो रही है वो आपको साफ-साफ दिख रहा है वो रिएक्शन कहाँ हो रही है? वो रिएक्शन आपकी उसी सेंटर पे हो रही है जिस सेंटर पे कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन पे अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे, तो रिप्लेसमेंट होने के बाद इन्वर्जन ऑब्जर्वेबल होगा और आपको नज़र आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन होगा, इसको 1 नंबर से जोड़ देना। तो 2-1, 2-1 की वजह से आपका या तो ये फिर तो आंसर आएगी 2-1, ये आंसर है बी ऑप्शन। ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर। ठीक है? ये तो पकड़ में आ ही गया। बाकी आप चाहो तो आप बाकियों को भी मैच कर सकते हो। जैसे अगर आप इसकी बात करो मेरे से तो इनको मैच कर सकते हो। जैसे अगर इसकी बात कर लूँ जल्दी से देखना, मेरे को ये तो समझ में आ गया ये 3 नंबर से मैच करेगा और ये किससे मैच करेगा? ये आपका 5 नंबर से मैच करेगा। देखें फटाफट से जल्दी से, अगर मैं इसको बनाऊँ 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3 यही है ना? हेक्सेन। हेक्सेन पे आपसे कह रहा है यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे Br है। अभी कोई कैरल तो है नहीं ये, ठीक है? उसमें आपसे कह रहा है कि इसमें SN1 रिएक्शन कराई। SN1 रिएक्शन कराई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। उसमें आपसे कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया, उस कार्बोकेटायन को बनाने के बाद यहाँ पे आपने OH लगा दिया और आपने यहाँ पे OH लगाया, तो OH लगाने के बाद आपको ये तो दिख ही रहा है कि आपने जहाँ पे OH लगाया, ये कायरल कार्बन था, ये कायरल कार्बन था। तो कायरल कार्बन पे अगर आप SN1 रिएक्शन कराते हो, तो ऐसे में आपके पास क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। मतलब दोनों काम हो गए। ये OH आपका डार्क बॉन्ड पे भी लगेगा, डॉट पे भी लगेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। दैट्स व्हाई 3 नंबर क्या है? 3 नंबर इज़ योर क्या? कि आपके पास मिक्सचर ऑफ एन्antiomer बन रहा है। तो मिक्सचर ऑफ एन्antiomer एक तरह से वही रेसिम मिक्सचर, दैट्स व्हाई इसको 3 से मैच करा दिया। लास्ट वाला कह रहा है कि SN1 रिएक्शन कराया मैंने किससे? NaOH से इसकी NaOH से करा रहा है बट वो कह रहा है SN1 कराओ तो SN1 ही कराना, ठीक है? तो SN1 रिएक्शन अगर मैं इसकी करा भी देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे आके ये कायरल कार्बन तो है ही, यहाँ पे एक बार OH डार्क पे आ जाएगा, एक बार OH आपका डॉटेड पे आ जाएगा। उसको अगर आप मैच करोगे, एक बार OH डार्क पे बना लेना, एक बार OH डॉटेड पे बनाना और ये वाला तो सेम रहेगा। इसको तो हमने छेड़ा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा था। कॉन्फ़िगरेशन तो आपकी इस वाले पॉइंट पे बदलेगी। यहाँ पे एक बार डार्क पे आ जाएगा, एक बार आपका डॉटेड पे आ जाएगा, इस Br की जगह पे OH, ठीक है? तो उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो डायस्टेरियोमर होगा क्योंकि भई वो अगर आप देखोगे तो एक-दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं दिखेगा, सुपर इम्पोज़ भी किसी तरह से नहीं करेगा, डायस्टेरियोमर होगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। Namaskar. This particular question is from JEE Advanced 2023 paper, and this question is from the section called you can say कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर। कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, इटार रिएक्शन, गेटरमैन, गेटरमैन कोच, रोज़नमंड, वो सब यहाँ पढ़ते हैं। तो कह रहा है इन चारों पांचों रिएक्शंस को कराओ, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इन नेम रिएक्शंस के रिएक्टेंट होंगे। तो देखना जरा, इटार रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होता है? टॉलिन। तो इन चारों में से किससे टॉलिन बनेगा? आप देखो, बेंजीन पे ये करा दिया उसने फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl से रिएक्शन जब बेंजीन की होगी तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 बेंजीन। तो ये है, इससे होगी इटार्ड, दैट्स व्हाई इसको तो मैच कर दूँ मैं 3 नंबर से। ये 3 नंबर से मैच हो गया। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब अगले को अगर आप मैच कर दिए तो इसका मतलब सारे ही मैच हो जाएँगे। देखें ज़रा सेकंड क्या देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्यू वाला ऑप्शन जो है गेटरमैन करवाना चाह रहा है और गेटरमैन सोचो कैसे होता था? आपको याद होगा पहले तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनता था। तो मान लो आपके पास अगर एनिलीन है, एनिलीन की कोई रिएक्शन दिखाई? ये दिखा रखी है यहाँ। एनिलीन है उसको आपने डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया। डायज़ोनियम सॉल्ट बना के आप उसको क्या कराते थे? कॉपर से रिएक्शन कराते थे, CuCl से, कॉपर से करा दो HCl की प्रेजेंस में। तो ऐसा करने से ये क्लोरोबेंजीन बना देता था। ये पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज़ योर गेटरमैन रिएक्शन। ये है आपकी गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना? तो दिस इज़ गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कोच तो होती थी कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, ठीक है ना? तो ये गेटरमैन रिएक्शन है, इसको मैं किससे, इसको 4 नंबर को इससे मैच कर दूँ। आंसर तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा 3-4, इसका मतलब आंसर तो क्या होगा? आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? बाकी 5 और 2, ये 5 से मैच करना चाहिए, 2 से मैच करना चाहिए, आप चेक कर लो एक बार। ये 5 से मैच करना चाहिए। 5 से कैसे मैच करेगा? फिनॉल का अगर आपने रिएक्शन कराया तो सोचो,
अगर आपके पास फिनॉल हुआ, फिनॉल का अगर आपने ज़िंक डस्ट डाला, तो ज़िंक डस्ट की प्रेज़ेंस में हीट करने पे सीधा बेंज़ीन आ जाता है और फिर बेंज़ीन का फर्दर जब कार्बन मोनोऑक्साइड से HCl से रिएक्शन कराते हो AlCl3 की प्रेज़ेंस में, तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन होता है और आपका एल्डिहाइड बन जाता है, बेंज़ील्डिहाइड बन जाता है। रोज़न मोनो रिडक्शन क्या होता है? एसिड क्लोराइड चाहिए, तो अब इन चारों में से एसिड क्लोराइड किससे बनेगा? पहले तो टॉलिन पे KMnO4 डाल के एसिड बन जाएगा, उस पे SOCl2 डाल के एसिड क्लोराइड बन जाएगा। दैट्स व्हाई 2 नंबर को यहाँ से मैच कर दूँगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.